अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमारे पास दो लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो आप में से कोई भी एक जो है पेशेंट की हिस्ट्री लेना स्टार्ट कर दें। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हमारे पास किसने ज्वाइन किया? अक्सा ने और इजाज ने। आपको मेरी आवाज आ रही बेटे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैडम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, पेशेंट की हिस्ट्री लेना शुरू करो। ठीक है मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर अक्सा है। मैं आपसे कुछ आपका क्या नाम है? आमिर। आमिर। अच्छा आमिर साहब, मैं डॉक्टर अक्सा हूँ। मैं आपसे जो है कुछ आपसे सवालात पूछूंगी, तो फिर आप उसका मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है? जी ठीक है। आप मुझे बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? 26 ईयर। ठीक है, आप क्या काम करते हैं? जी। आप क्या काम करते हैं? जॉब करता हूँ। अच्छा ठीक है, कहाँ से आए हैं आप? कोटद्दू से। होटल से। ठीक है। अभी आप मुझे बताएं कि आपको क्या मसला हुआ है, किस मसले के साथ आप आए हैं? गले में मसला है। गले में क्या मसला है आपको? खाना खाते हुए वो निगलते हुए ना वो मसला होता है। खाना निगलने में मसला हो रहा है, कब से मसला हो रहा है? 8 महीनों से। 8 महीनों से मसला हो रहा है। उससे पहले आप बिल्कुल ठीक थे? जी जी। इसके अलावा और कोई मसला है आपको, खाना निगलने के अलावा? नहीं। ठीक है। अभी जो आप मुझे बताएं कि जो आप खाना निगलने में आप कह रहे हैं मसला हो रहा है, तो ये अ, मतलब 8 महीनों से पहले बिल्कुल आप ठीक थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ है कि अचानक से खाना निगलने में मसला हुआ है, या आहिस्ता आहिस्ता मसला हुआ है? आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। अभी इस खाना पूरा आप मतलब ये कि पूरा जो मतलब रोटी खा लेते हैं, या पानी निगलने में भी मसला हो रहा है? पानी निकलने में मसला हो रहा रोटी खा लेते हैं? है। नहीं, रोटी में भी मसला होता है। पानी पीना पड़ता है साथ साथ। तो पहले मुझे बताएं, खाने में मसला हुआ है या पानी निगलने में मसला हो रहा है? पहले खाना खाने में। पहले खाना खाने में मसला हुआ है 8 महीने से, उसके बाद फिर क्या हुआ कि पानी निगलने में भी मसला हो रहा है। अभी वो कब से स्टार्ट हुआ है, शुरू वन हुआ है? मंथ से। वो 1 महीने से, ठीक है। और थूक निगल लेते हैं आप? नहीं, उसमें भी मसला होता ठीक है। अच्छा, और इसके अच्छा ये मुझे आप उंगली रख के आप बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे खाना कोई अटकता हुआ महसूस होता है, है। जी, इस जगह पे। या किस जगह पे आपको कोई खाना निगलने में मसला हो रहा है? इस जगह पे मसला हो रहा है, जी ठीक जी। है। ऐसा तो नहीं है कि बीच में बिल्कुल ठीक हो जाते हो और अभी ज्यादा मसला हो रहा हो आपको? नहीं नहीं, यही हो रहा है शुरू से। शुरू से यही हुआ है, ठीक है। इसके साथ आपको और कोई मसला है कि नहीं, कोई और तकलीफ तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, अभी। ठीक है। मुंह में आपके कोई जख्म वगैरह तो नहीं बने हुए? नहीं। ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई गर्दन में कोई गिल्टी वगैरह महसूस हो रही हो? नहीं। गला खराब होता हो, उसके साथ बुखार तो नहीं होता? बुखार तो होता है थोड़ा बहुत। गला खराब जब होता तो। अच्छा, बुखार हल्का होता है? जी जी। हर टाइम होता है या फिर ऐसा है कि सिर्फ रात को होता है? रात को होता है। ठीक है। और ठंडे पसीने तो नहीं आते हैं, ठंडे पसीने और बस ऐसे घबराहट हो रही हो? नहीं। अच्छा। अम, अच्छा चलिए, मैं आपसे कुछ इस तरह के बहुत माजरत के साथ मैं आपसे ये सवालात पूछी हूँ कि लेकिन आपकी बीमारी की तशखीस के लिए ये बहुत जरूरी है। कभी ऐसा तो नहीं है कि गलती से या जानबूझ के कोई तेजाब वगैरह पी लिया हो? नहीं। ठीक है। और कोई नशा वगैरह तो नहीं करते? स्मोकिंग। सिगरेट पीते हो? जी जी।
ठीक है, स्मोकिंग कर कब से कर रहे हैं हम? 4-5 से। ठीक है, एक दिन में कितने सिगरेट पी लेते हैं? 20 एक। ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि आपको मैदे में कोई जलन महसूस होती हो खाना खाने के फौरन बाद? नहीं। ठीक है। और कोई डब्बे वाली खाना या जो फ्रोजन फूड होता है वो तो नहीं इस्तेमाल करते हैं? करते हैं। सही। और कभी ऐसा तो नहीं है कि छुआएं वगैरह लगी हों? नहीं, पहले तो नहीं लगी। ठीक, सही। कमर में दर्द वगैरह तो नहीं रहता आपको, या जिसम में मुसलसल दर्द महसूस हो रहा हो? नहीं। पेट में ऐसा तो नहीं है कभी पानी जमा हुआ हो या पेट फूल गया हो? नहीं, वो भी नहीं। सांस लेने में तकलीफ तो नहीं होती है? होती है। ठीक है। कितना आप सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं? सीढ़ी चढ़ने के बाद सांस या फूल। चलने पे भी आप, चलने के बाद? जी जी। ठीक है, कितना चल लेते हैं भाई जिसके बाद सांस आपका फूलने लगता है? बस नॉर्मल थोड़ा बहुत ही, वो तो नहीं किया। ठीक है। आपको भूख ठीक लगती है या भूख भी आपकी पहले से कम हुई है? काम हुई। ठीक है। और वजन जो है आपका पहले से कुछ कम हुआ है? जी जी। कितना वजन आपने कुछ पता है, कभी वेट करवाया है तो पता हो कितना वजन कम हुआ है पहले से? 5-6 किलो तो है। 5-6 किलो। ठीक है। इससे पहले आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ? वो है। किस चीज का ऑपरेशन हुआ? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का कितना टाइम पहले हुआ था? 1 साल पहले। 1 साल पहले हुआ था, ठीक है। और आपको कोई ऐसे तो नहीं है कि दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो? अभी तो नहीं करे ज्यादा। ठीक है, पहले पहले कर। की थी, किस लिए जी की जी। थी भाई, पहले किस चीज की दवाइयाँ इस्तेमाल की थी आपने? पहले उस अपेंडिक्स ही करते रहे, फिर इसके अबाउट भी करते हैं थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। कौन सी दवाई इस्तेमाल करते हैं? नाम तो मुझे नहीं पता, 2-3 टैबलेट्स होती थी। 2-3 होती थी। कोई दर्द के लिए इस्तेमाल करते थे या क्या मसला होता था? गले के दर्द के लिए। गले के दर्द के लिए, ठीक है। तो जब वो दवाई इस्तेमाल करते तो उससे आराम आ जाता था आपको? जी जी, पहले तो आ जाता था। ठीक है। किसी चीज से आपको एलर्जी तो नहीं है, किसी दवाई से, या कोई नहीं चीज खाने से किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है? नहीं। ठीक है। पहले कभी ब्लड खून तो नहीं लगा आपको? नहीं। ठीक है। और घर में या किसी को टीबी तो नहीं है आपको, कभी टीबी तो नहीं हुई है? है, फैमिली में है। किसको है आपके घर में? फुफो। जी। फुफो को थी। फूफो को थी, कितना टाइम पहले थी उनको? 2 साल पहले थी, उनका भी इलाज करा लिया, ऑपरेट करवा लिया। ठीक है, इलाज उनका को मुकम्मल करवाया था आपने? जी जी। ठीक है। घर में कोई मवेशी वगैरह तो नहीं है, कोई जानवर तो नहीं है? है, गाँव में है। आप गांव में है क्या, मतलब आप अपने, आप वहां पे नहीं रहते हैं क्या? कम ही रहते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पे जहाँ पे आप रहते हैं वहां पे है कोई नहीं। जानवर वगैरह? नहीं। ठीक है। अच्छा, आपको आपकी इस बीमारी से पहले जितना आप काम करते थे अभी भी उतना ही काम कर लेते हैं या उससे फर्क आया है? फर्क है। पहले से कम काम होता है? जी जी। ठीक है। आपको कोई छोटे पेशाब में जलन तो नहीं है, जी। या कोई रुकावट तो नहीं महसूस होती है? नहीं नहीं। छोटे पेशाब का कोई मसला तो नहीं है? नहीं। ठीक है। जब, ठीक है। और आपको नींद सही आती है? जी, नींद पहले से ही आती थी, अब नहीं आती। ठीक है। और खुराक आपकी पहले से कम हुई है या नहीं, उतना कम ही हुई। खाना खा लेते हैं? नहीं, कम हुई। सही है।
आपके हाँ, घर में जो है आपके, उसमें किसी को कोई कभी कोई किसी चीज का कैंसर वगैरह तो नहीं हुआ, आंतों का या छाती का या मैदे का? नहीं। ठीक है। आप अपने घर में रहते हैं या किराए का घर है? अभी किराए का घर है। किराए का घर है उस ठीक है। और आपके घर में कमाने वाले कितने हैं? 2 बंदे। 2 लोग हैं। और फैमिली में कितने लोग हैं? 8। हाँ। तो घर का गुजारा आपका ठीक हो जाता है? जी जी ठीक। सलाम। जी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत आमिर साहब, आपने सारे मेरे सवालात का जवाब दिया है, जो कि आपकी बीमारी की तशखीस के लिए बहुत जरूरी है। कंपाइल करना है बेटे इसको भी या सुना सकते हो? क्योंकि मेरा ख्याल आपने 11 मिनट में हिस्ट्री ली है ना। 4:11 मैडम, से 21 मिनट हो गए, मतलब 10 मिनट में आपने हिस्ट्री ली है। अब आपने इसको कंपाइल करना है या सुनानी है? मैडम, मैडम मैंने लिखा नहीं है, मैं 1 मिनट, मुझे हाँ, आप इसको 5 मिनट कंपाइल दे, कर मैं लो आराम से। कंपाइल कर। मैडम स्टार्ट करूँ? हाँ जी, बताएं। हाँ, माय पेशेंट आमिर मेल, एज मैंने मैडम मिस किया था। एज 26। माय पेशेंट आमिर, एज 26 years old, मेल, हम्म रेजिडेंट ऑफ कोटरडू, हम्म केम थ्रू ओपीडी, और वो मैंने नहीं पूछा था ये आपने इसमें नहीं मुझे। पूछा था कि वो ओपीडी से आया था या कहाँ से, मूड आपने मिस किया था। हाँ जी। ठीक है, जी। आगे। प्रेजेंटेड विद द कंप्लेन ऑफ dysphagia आपने फ्रॉम यहाँ पे लास्ट उसका, 1 8 months। मिनट, मैं ना साथ साथ आपको करेक्ट करती जाती हूँ, ऐसे ना फिर मुझसे भूल जाएगा ना। जी तो जब आपने उससे जी जी पूछा मैडम। कि वो आपने उससे वो नहीं पूछा मैरिटल स्टेटस उसका क्या था, फादर था किसी बच्चों का या नहीं, मैरिटल स्टेटस क्या था, ये चीजें, और ओके। प्लस एक और चीज के नोन को मॉब्स थी उसकी या नहीं थी, ये आपने ओपनिंग सेंटेंस में ही बोलना होता है कि आपको इसके अलावा कोई और ठीक है बीमारी तो मैडम। नहीं है। मतलब आपने जब उससे पूछा ना कि एक तो जब आपको आपको जब वो पेपर पकड़ाते हैं ना क्लिनिकल में, जब वो आपको खड़ा करते हैं, उसके पीछे आप सबसे पहले आपको आपके हाथ में कागज देंगे। कागज के ऊपर आपने अपना स्कीम सारी बना लेनी है। जब आप बना लोगे ना तो आप कोई चीज मिस नहीं करोगे। बायोडाटा आपको पता है कि आपने नाम, एज पूछनी है, उसका मैरिटल स्टेटस पूछना है, फादर कितने बच्चों का है, मदर कितनी बच्चों की है, प्लस आपने उससे पूछ लेना है कि आप मोड ऑफ एडमिशन आपका क्या था, और आपने उससे पूछ लेना है कि आपको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है जिससे आपको जो है समझ में आ जाएगी कोमॉर्ब्स, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जो है वो आप पहले रख लोगे। ठीक है, ये आपके ओपनिंग सेंटेंस में आ जाएंगे। जब आप ठीक है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लोगे ना तब आप पूछोगे उससे कि आप ब्लड प्रेशर के लिए कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो उस पर कंट्रोल है या नहीं। इसी तरह डायबिटीज का जब आपको आपसे पूछता है कि नॉन डायबिटिक हूं मैं, तो आप उससे पूछ लोगे। जब सिर्फ यहाँ पे आपने जो ओपनिंग सेंटेंस है ना उसमें आपने यही मेंशन करना है कि वो नॉन डायबिटिक है या नहीं। जब आप उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछोगे ना तो उसमें आपने उसमें डाल देना है कि जी वो नॉन डायबिटिक है लेकिन वो क्या ले रहा है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक पे है या वो इंसुलिन ले रहा है, और अगर वो ले रहा है तो उस पर वेल कंट्रोल्ड है या नहीं। ठीक है ये चीजें आपने पास मेडिकल में रखनी है, लेकिन कोमॉर्ब्स आपने उसकी ओपनिंग सेंटेंस में डाल देना है। ठीक है, ओके मैडम। चलो आगे चलो। हाँ। पेशेंट प्रेजेंटेड विद द कंप्लेन ऑफ dysphagia फ्रॉम लास्ट 8 months। केम थ्रू ओपीडी, और किस माय डेट पेशेंट पे वाज। आया है वो डेट भी। ठीक है मैडम। चलो आगे चलो। केम थ्रू ओपीडी विद द चीफ कंप्लेन ऑफ हाँ, जी मैडम। हाँ, with presenting complaint of dysphagia from last eight डिस्फेगिया, उसने months आपको क्या कहा? My patient was in usual बेटा उसने state आपको of क्या health। कहा? मुझे डिस्फेगिया है, उसने उसने कहा मैडम कहा हाँ जी, उसने कहा कि मुझे खाना डिफिकल्टी इन निगलने में मसला swallowing। है। तो आप डिस्फेगिया का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप बोलोगे डिफिकल्टी इन स्वेलिंग है उसको। आपने हिस्ट्री जो उठानी है ना वो ठीक है मैडम। पेशेंट के अल्फाज में उठानी है। आप मतलब आप एग्जामिनेशन में चलो बता दो कि मैंने उसको डिस्फेगिया था या मेडिकल टर्म डाल दो, लेकिन जो आप हिस्ट्री दे रहे होते हैं ना वो आपने पेशेंट की जुबान में देनी है। तो आप उसको डिस्फेगिया का वर्ड यूज नहीं करोगे, आप बोलोगे उसको डिफिकल्टी इन स्वेलिंग थी, 8 माह से उसको वो ही एक्सपीरियंस कर रहा था। ठीक है, ठीक है मैडम। चलो आगे चलो। Presented with the complaint of difficulty in swallowing from last 8 months। हम्म My patient was in usual state of health 8 months back। Then he, then he, uh, then he felt देन ही difficulty in डेवलप डिफिकल्टी इन swallowing स्वेलिंग, from हाँ जी। जी। Then it was
it was sudden in onset, अच्छा, ये जो सडन इन ऑनसेट है ना, इसके लिए then आप मेंशन gradually increase. Then firstly it was सडन इन ऑनसेट का आप कैसे पूछोगे? आप उससे पूछोगे कि आपको कैसे पता चला कि आपको डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होगी। वो कोई इवेंट रिकॉल करेगा कि मैं खा रहा था तो मुझे लगा कि मुझे अटक रहा है, या मैं किसी शादी पे गया था तो मुझे लगा कि मुझे तो गले में कुछ महसूस होने लग गया है। ठीक है, ये जो ऑनसेट वाला है ना, ये आपने उससे पूछना है कि आपको कैसे पता चला, मतलब कब पता चला कि आपको डिफिकल्टी इन स्वेलिंग है। ठीक है, तो आप बताएगा कि मैं अचानक बैठा हुआ था तो मुझे, मतलब पहले तो मैं ठीक खाता था, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे खाना यहाँ पे अटक रहा है, तो मुझे पानी ज्यादा लेना पड़ रहा है उसके साथ, या मुझे उठू लग गया। उसके बाद से मैंने फिर नोट करना शुरू किया कि मुझे तो खाना अटकता है। ठीक है, तो इस तरह आपको पता चलेगा कि सडन ऑनसेट एकदम से फिर वो बढ़ता चला गया, और फिर उसके बाद आप प्रोग्रेशन की तरफ जाओगे। ठीक है, आपको कैसे पता चला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको पूछोगे। ठीक है, then ठीक है मैडम। चलो जी आगे मैडम, चलो। then it gradually increases. हम्म Then it gradually increases. First it was due to solid. Um, First it was in taking solid food. Then it gradually increases to the semi-solid, and then hello. उसने आपने उसे पूछना है कि जब वो कहता है ना कि सॉलिड फूड के लिए, Hello. आपको आवाज आ रही है? जी जी मैडम। हाँ, तो जब आपने जब उसने आपको कहा ना कि पहले मैं हेलो। खा लेता था, तो आपने उससे पूछा कि क्या खा लेते थे, उसने कहा पहले मैं रोटी खा लेता था। तो आपने उसको मेंशन करना है कि पहले वो एक नान या दो नान ले पाता था, उसको उसके बाद जो है उसको उस खाने के साथ जो है पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ा। उसके बाद जो है वो सेमी सॉलिड पे आया, और अब जो है उसको वो अनएबल टू स्वेलो, जो है वो अपना स्लाइवा भी जो है स्वेलो नहीं कर पा रहा। तो ये आपको किस तरफ लेके जा रहा है कि इसका लिक्विड जो भी डाइट एंड मसला चल रहा स्लाइवा। है वो प्रोग्रेसिव नेचर का चल रहा है। ठीक है, हम किसको रूल आउट कर रहे हैं इससे, प्रोग्रेसिव नेचर से? मैडम इसमें एक्लेजिया और सील का डिफरेंस करेंगे एक्लेजिया में क्या होता है कि आपके पास जो रास्ता कि होता है, अगर ड्यू टू लिक्विड होगा तो। हाँ, जो रास्ता होता है, एक चीज आपने इस तरह याद रखना है कि इसको एक चीज में आपका रास्ता बंद है और एक चीज में आपकी गली तंग हो रही है। जब गली तंग हो रही है तो आप सॉलिड को गुजारने में मुश्किल होगा, आप लिक्विड गुजार लोगे। जो सीए होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट करते 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 नैरो हो रहा होता है, तो आपका जो है प्रोग्रेसिव नेचर चल रहा होता है ना, कि आप दो नान खा रहे थे, फिर पानी के साथ गुजार रहे थे, अब पानी के साथ पानी भी नहीं ले पा रहे हो, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव डिजीज है, और वो सॉलिड से अब लिक्विड और फिर स्लाइवा की तरफ जा रहे हैं। जो एक्लेजिया उसमें क्या होता है, आप उसको थोड़ा सा धक्का देते हो, दरवाजा एक बंद है, थोड़ा सा धक्का दोगे वो खुल जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आपका आपका जो न्यूरो मस्कुलर जो जंक्शन है वो टाइट है, जब आप उस पर थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाते हो वो क्या होता है, वो ओपन हो जाता है। ठीक है, ये दो चीजों आपको किस तरह रूल आउट कर रहे हो कि आप अगर इसको कैंसर को एक्लेजिया से रूल आउट कर रहे हो, तो उसमें आपके पास क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएगा। और जो एक्लेजिया उसमें क्या होगा, उसमें आप लिक्विड जो है वो आसानी से गुजार लोगे, सॉलिड जो है आसानी से लिक्विड गुजार टू लोगे, लिक्विड सॉलिड। नहीं गुजार पाओगे। ठीक है, ये दो चीजें यहाँ पे जी आपको, यस मैडम। यहाँ पे आपको जो एग्जामिनर बैठा होगा ना, यहाँ पे आपको नंबर देगा किस चीज के। एक आपने प्रोग्रेसिव नेचर उठाया, और एक आपने ये बताया कि पहले सॉलिड पे था और अब लिक्विड पे जा रहा है। ये दोनों पॉइंट आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं, सीएसएफएस की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने से पूछा कि आपको गले में कहीं दर्द होता था? यस मैडम। दर्द का फीवर का आपने वो रूल आउट कर रहे हैं कि अगर टॉन्सिलाइटिस। अब आपके दिमाग में जो है डीडीज आ गई ना, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि आपने डीडीज को रूल आउट करना है। डीडीज क्या क्या है? अगर आपके पास पेशेंट आता है कहता है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, आपके दिमाग में डीडीज क्या क्या होनी चाहिए? मैडम इसमें ओरल अल्सर्स हो सकते हैं, टॉन्सिलाइटिस हो सकते हैं, और जेंकर? जेंकस में। यस मैडम, जेंकस हाँ में। जी, कोई न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, उसको डिफिकल्टी इन स्वेलिंग इस वजह से भी हो पा रही है क्योंकि वो नवाला जो है वो बना नहीं पा रहा, उसको कोई पहले स्ट्रोक हो सकता है। इससे पहले आपने जो है एक लाइन क्या ऐड करनी है कि मुझे माजरत के साथ आपसे पूछना पड़ रहा है कि आपको पहले कोई ऐसी मतलब फालिज का अटैक तो नहीं हुआ। ठीक है, ये आपने उसको पहले बताना है। ठीक है, ताकि पेशेंट जो है वो अफेंड ना हो जाए। यस। दूसरा, स्मोकी का भी जो पूछोगे तो आप उसको बताओगे। चलो आगे चलो। अब हमने आपने जो है इसको डिफरेंशियल रूल आउट कर लिया ना। रिस्क फैक्टर में आपने क्या क्या यस पूछा? मैडम। रिस्क फैक्टर्स। मैडम रिस्क फैक्टर्स में
I asked about acid and corrosive intake, smoking, alcohol और stored food और ये और radiation history. हाँ जी, इसमें आपने सॉल्ट फूड नहीं पूछा। जो मतलब हम तो ऐसी जगह पे रहते हैं, लेकिन कुछ जगह पे ऐसे लोग रहते हैं जिनको गोश्त जो है वो वाफिर मिकदार में नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, वो नमक लगा के उसको स्टोर कर लेते हैं और फिर वो नमक वाला जो सॉल्टेड फूड खाते हैं। तो उन वाले इलाकों में भी जो है आपके पास क्या होता है, सी एस्पेगस के चांसेस ज्यादा होते हैं। हॉट बेवरेज का आपने उससे पूछना है कि वो गर्म मशरूबात का इस्तेमाल तो नहीं करता, वो नमक लगा हुआ खाना तो नहीं खाता, वो स्टोर्ड फूड तो नहीं खाता है, और इसके अलावा उसको कोई रेडिएशन तो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास जो दो चीजें हैं ना, एक तो गर्ड का भी आपने Third, पूछना है, आपको मैदे में जलन तो नहीं होती रहती थी, जिसके बाद आपके पास बैरेट एस्पेगस बना और उसके बाद बैरेट के बाद जो है वो सीए की तरफ चला गया, ठीक है। एक गर्ड पूछोगे, edema. स्मोकिंग पूछोगे, और प्लस आपने क्या पूछना है, रेडिएशन का आपने पूछ लिया, ठीक है। इसमें आपने Okay. स्मोकिंग का पूछा, स्मोकिंग के बाद जब भी आपको पेशेंट कोई भी यस में आंसर करता है ना, तो उसको आपने उसी तरह जाने नहीं देना, उस यस को आपने लेके आगे चलना है। जब जैसे इसने आपसे कहा कि जी हाँ जी मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो आपने पूछना है कि कितने अरसे से करते हो और कितना कर रहे हो, ठीक है, ये आपने पूछा, ये दोनों चीजें आपने पूछी है। उसके बाद आपने इसने आपको एक और बात जो पॉजिटिव दी, उसने कहा कि मुझे फीवर होता है, तो आपने नहीं पूछा कि वो डॉक्यूमेंटेड होता है या नॉन डॉक्यूमेंटेड होता है, ये आपने पूछना है। बाकी आपने पूछा था कि वो नाइट स्वेट्स के साथ जो है एसोसिएटेड है या नहीं है। वो एक टीबी की हिस्ट्री भी आपको पॉजिटिव दे रहा है, और प्लस वो आपको ये भी बता रहा है कि मुझे रात में फीवर भी होता है। तो इस तरह भी आपका थोड़ा सा सिनेरियो ना इधर उधर हो सकता है कि आपको पेशेंट इधर उधर ले जाए, यार ये तो इस तरफ भी जा सकता है, ये तो लिम्फोमा वाली साइड पे भी जा सकता है, ये तो कोई मीडिया चैनल मास भी हो सकता है जिसकी वजह से उसको डिकम्प्रेशन हो गई, क्योंकि टीबी की हिस्ट्री पॉजिटिव है, वो फीवर कंप्लेन कर रहा है। अब आपने मरीज को इस तरह लेके जाना है कि आपको पता है कि आपका पेशेंट जो है वो सी एस की तरफ जा रहा है, आपको सी एस पे ज्यादा कमांड है। कोई बात नहीं, अगर आपका पेशेंट टीबी का भी निकलता है, आपने जो डायग्नोसिस बनाई है, आप अगर उस डायग्नोसिस को डिफेंड कर जाते हो, आपका डायग्नोसिस गलत भी बनता है, आप पास हो जाओगे, ठीक है। अब इस पे जो है आपका पेशेंट जो है टीबी और नाइट स्वेट्स के साथ आपका लिम्फोमा की तरफ और मीडिया चैनल मास की तरफ भी जा सकता है। व्हाट इफ के आपको जो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे सर्वाइकल लिम्फ नोड भी मिल जाते हैं, तो आप जब एग्जामिनेशन पे जाते हो तो आपका पूरा सिनेरियो स्विच हो जाता है। आपने इसमें भी टेंशन नहीं लेनी, अगर आपने उसको सी एस की तरफ लेके गए और आप सी एस की तरफ लेके जाओ, आप उसको मेटास्टैटिक डिजीज बना लो, ठीक है, लेकिन अपने आप को डिफेंड करना सीखना है कि ये मैंने इसलिए बोला है और ये मुझे इस तरफ लेके जा रहा है। अगर आपकी डायग्नोसिस गलत भी होती है, आप तब भी पास कर जाते हो, ठीक हो गया। Okay. चलो अब आगे बताओ, आपने आगे और मेटास्टैटिक हिस्ट्री में क्या पूछा। Metastatic में मैडम बॉडी एक्स का ascites, dyspnea, jaundice, anorexia, weight loss, ये मैंने पूरा कंप्लीट किया था मेरा डिस्निया एड्रेस। का उसने आपको क्या बताया। उसने यही कि उसको dyspnea होता है और मतलब कि डिफिकल्टी होती है और लेकिन उसने आपको ठीक उसमें तरह से नहीं बताया, कितना लेकिन उसने बताया आपने उसको था। ठीक तरह से कुरेदा भी नहीं। आप उससे पूछो कि आपको कितना कितने कदम चलने पे, उसने कहा मैंने कभी नोट नहीं किया, लेकिन आपने उसको गाइड करना है कि सीढ़ियां चढ़ते पे होता है, एक बिल्डिंग चढ़ सकते हो, 10 कदम चल सकते हो, उसके बाद महसूस होता है। मतलब अगर आपका पेशेंट ऐसे ना जो आपको वो मतलब जवाब नहीं दे रहा, तो उसके अंदर से आपने जवाब निकालने हैं, आपने उसको सिनेरियो बताने हैं कि आप अगर आप 10 कदम चलते हो तो फिर तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता, इसके बाद तो नहीं होता। तो वो इन्फॉर्मेशन आपने निकालनी है, जहां आपको वो यस कराएगा ना पेशेंट कि यार ये मुझे होता है, उसको आपने आगे कुरेदना है, कब होता है, कैसे होता है, ठीक कैसे होता है, ये चीजें आपने उससे पूछनी है, ठीक है। जिसने आपने पूछा, लेकिन उस पेशेंट ने आपको हाथ नहीं पकड़ाया, इसका मतलब ये ओके। नहीं है कि आप छोड़ दोगे, आप उससे पूछोगे कि ये फिर ये ठीक कैसे होता है, ये कब तक चलता है, ठीक है। वेट लॉस का उसने बताया कि 6 से 8 केजी जो है मुझे लॉस हुआ, इंटेंशनली किया था, अनइंटेंशनल लॉस, 5 to 6 बहुत kg। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनइंटेंशनल वेट लॉस आपका जो है वो सिग्निफिकेंट काउंट होता है ना, अगर आप इंटेंशनल वेट लॉस करते हो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होता। तो आपने पूछना है कि आपने जो है अपनी मर्जी से जानबूझ के आपका वजन कम हुआ है, या आपका बिना चाहते हुए इतना वजन कम हुआ है, और अगर नहीं आपको पता तो फिर आपको कैसे पता चला, आपके कपड़े खुले होने लग गए, मतलब किस तरह आपको पता चला, या आपने कोई ज्वेलरी पहनी थी वो तंग होने लगी, उस तरह आपको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने उससे पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में पूछा था अपेंडिक्स हुआ आपका, उसने कहा 1 साल पहले हुआ है ना। नहीं मैडम, उसने खुद मैंने पूछा था कोई सर्जरी हाँ हुई है, उसने हाँ जी, कहा हाँ जी, उसने अपेंडिक्स की और हुई है। उसने कहा कि मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। अब फिर उसने पेशेंट आपको जब भी आपको यस कराएगा कि ना हाँ जी हुआ है, तो उसको आपने आगे लेके जाना है। आप उससे पूछोगे कि कब हुआ था, किस नशे के थ्रू हुआ था, इमरजेंसी में हुआ था, ओपीडी में हुआ था। जब आपको पेशेंट एक चीज देगा आप उसको आगे लेके जाओगे। आपने उससे ये नहीं ओके। पूछा कि स्पाइनल में हुआ या जीए में हुआ, ठीक है। मोड ऑफ ऑपरेशन क्या था,
और हुआ किस में था, इमरजेंसी में हुआ, इलेक्टिव में हुआ। अगर वो कहता कि मुझे हर्निया का ऑपरेशन था, तो एक दो क्वेश्चन आपने जरूर पेशेंट पे ये फेंकने हैं कि कहाँ पे हुआ था, इमरजेंसी में हुआ था। आपके दिमाग में एक चीज आ जाएगी, यार क्या इमरजेंसी में हुआ था, इसका मतलब है कि स्पाइनल में हुआ या जीए में हुआ, गट रिसेक्शन करनी पड़ी या नहीं। दो तीन क्वेश्चन फेंकोगे ना आपको, तो आपको ओवरऑल सिनेरियो पता चल जाएगा। जैसे मैंने बुक में भी बताया ना कि अगर अब आपको बोलते हैं, मैडम इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? वो आपको ये पता चलेगा कि इसको उसको उसकी उसकी शिद्दत क्या थी। जैसे हर्निया में अगर आपसे पूछते हो ना, तो वो हर्निया में आपने उसको जीए में किया। जीए में क्यों किया? क्योंकि आपको स्ट्रेंगुलेशन का खतरा लगा, इसलिए आपने जीए में किया और आपको गट रिसेक्शन करनी पड़ी। वरना हम जो हर्निया करते हैं वो हम स्पाइनल में करते हैं। आपको इलेक्टिवली प्रिपेयर किया गया था या आपको इमरजेंसी में प्रिपेयर किया गया था? ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ा थोड़ा जो है नो हाउ पता चल जाएगी। और उसके बाद आप कब डिस्चार्ज हो गए थे, कोई पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई। अगर आपको यही पेशेंट अगर आपको कहता कि जी, आपने से पूछा आपने पहले कोई दवाइयां तो इस्तेमाल नहीं की, अगर वो कहता कि मैं मुसलसल दवाइयां इस्तेमाल कर रहा था, वो आपको एक यस कराता है, तो आप उससे पूछते हो कि आप कब से ले रहे थे, कितने अरसे से ले रहे थे। वो आपको ना अपनी हिस्ट्री में कोई ना कोई हिंट दे देता है। जैसे मेरा लॉन्ग केस था, वो सीए था रेक्टम। मैंने उससे, मुझे नहीं पता था कि उसने न्यू अर्जेंट ली हुई है। ठीक है, जब उसने, मैंने उससे पूछा ना कि मैं उसकी सिस्टमिक हिस्ट्री ले रही थी, मैंने उससे पूछा कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ले रही थी, मैंने उससे पूछा कि आपने पहले से कोई दवाइयां इस्तेमाल की हैं? उसने कहा हाँ। मैंने कहा किस चीज के लिए? तो उसने मुझे कहा कि मैं किसी जगह पे जाता था, मुझे जो है जल्द में दवाइयां लगती थी और कुछ हफ्ते बाद वो फिर रिपीट होती थी। तो मैंने उससे पूछ लिया, क्योंकि वो चमन का था तो मुझे पता था कि ये कोयटा गया होगा, और मैंने उससे पूछा कि आप सिनार गए थे, वहां पे आपको दवाइयां लगती थी? उसने कहा हाँ। तो मेरे दिमाग में एकदम क्लिक हो गया कि ये न्यू अर्जेंट कीमो ले चुका है। जब उसने कहा ना कि मैं दवाइयां लेता था, मुझे कुछ साइकिल लगते थे, मुझे कुछ अरसे के लिए दवाइयां लगती थी, फिर मुझे रोक दिया जाता था, फिर मुझे दवाइयां लगती थी। तो आपको एक एक वो पॉइंट मिल जाता है कि यार ये न्यू अर्जेंट ना ले रहा हो। इसी तरह जब आप ये पूछोगे ना कि आपको इमरजेंसी में हुआ ऑपरेशन या आपको इलेक्टिव में हुआ ऑपरेशन, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार ये इमरजेंसी में आया था, इसकी गट स्ट्रेंगुलेशन थी, इसका कोई सर्जरी तो नहीं है, इसकी कोई पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। जैसे उसने मुझे कहा न्यू अर्जेंट, मैंने कहा न्यू अर्जेंट के बाद उन दवाइयों के बाद आपको कोई तकलीफ हुई थी? तो उसने कहा मेरे कमर पे दाने निकल आए थे। जब मैंने उसका एग्जामिन किया तो उसकी कमर पे वाकई में दाने थे। तो जब एग्जामिनर ने मुझसे पूछा कि ये वो दाने थे जिसको न्यू अर्जेंट कीमो की कॉम्प्लिकेशन हुई है, मतलब उसको समझ में आ गया कि मैं पहुंच गई हूँ कि मैंने न्यू अर्जेंट कीमो के भी कॉम्प्लिकेशन पूछे। हालांकि मेरे दिमाग में न्यू अर्जेंट की कीमो के कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, उस टाइम एग्जामिनेशन में भी नहीं थे। लेकिन जब मैंने उसकी कमीज उठाई ना, जब मैंने बैक पे से चेस्ट को देखना था, तो मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बुक में भी बताई है कि आपने कभी भी शर्ट के ऊपर ऑस्कल्टेट नहीं करना। क्योंकि ऐसे ही हमारा एक केस था, शर्ट के ऊपर ऑस्कल्टेट किया था, पेशेंट को स्कोलियोसिस था, आप एक मेजर अपनी फाइंडिंग छोड़ गए। इस पे पेशेंट ने कहा कि इस पे एग्जामिनर तंग हो गया था कि भाई आपने उसकी पॉजिटिव फाइंडिंग कैसे छोड़ दी, मतलब आपने उसकी बैक ही नहीं देखी कि उसको स्कोलियोसिस था। उसको लिटाया हुआ था, उसने सारी एग्जामिनेशन की, सिर्फ उसने बैक से कमीज नहीं हटाई। तो अगर आपको पेशेंट छोटा सा भी हिंट देता है, आपने उसको लेके आगे चलना है। इसी तरह जो आप, इसने आपसे पूछा कि आपको अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, आप उससे पूछ लो आपको कमर में इंजेक्शन लगा था या पूरा इंजेक्शन लगा था। ठीक है, आप इलेक्टिवली हुए थे या आप इमरजेंसी में किए गए थे, मतलब आपको थोड़ा नो हाउ हो जाता है। ठीक है, फिर आपने उससे पूछा टीबी, टीबी का के लिए उसने कहा कि मेरी फुप्पो को हुआ था और उसका इलाज हो गया। आपने प्लस उससे पूछना कि आपका कोई कांटेक्ट था उससे या नहीं, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट हो जाता है ना कि आपका उस बंदे से इन रिलेशन कोई ओके। कांटेक्ट था या नहीं। ठीक है, यस मैम। इसके अलावा आपने और उससे क्या पूछा, डाइट का? डाइट मैडम का, एलर्जी की हिस्ट्री, हाँ रेडिएशन एलर्जिक हिस्ट्री हिस्ट्री। पूछनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं भूलनी है। फीमेल में मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री नहीं भूलनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप आपने पूछा। आपने कंफ्यूजन, एडिक्शन टीबी का, हिस्ट्री, पेट्स हिस्ट्री। हाँ आपने एडिक्शन का उस पूछा, उसने स्मोकिंग का कहा। एडिक्शन से पहले एक लाइन यस। आपने ऐड करनी है कि मुझे माजरत के साथ पूछना पड़ रहा है, लेकिन यह आपके मुकम्मल इलाज के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर आपका जो पेशेंट है वो फ्रेंड हो जाएगा, तो एग्जामिनर पे बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, हिस्ट्री आपकी होगी एग्जामिनेशन का, मुझे बता दो कि आप इसको एग्जामिनेशन किस तरह चलाओगे। आपने हिस्ट्री तो 11 मिनट में ले लिया, आप उसको कंपाइल भी कर लोगे, अब आप एग्जामिनेशन कैसे स्टार्ट करोगे? मुझे आवाज आ रही है? मैडम एग्जामिनेशन, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट होगा। हाँ, कैसे स्टार्ट कैसे करते हैं एग्जामिनेशन? आपने हिस्ट्री ले लिया, हिस्ट्री वाला पार्ट खत्म हो गया, अभी मुझे बताओ आप एग्जामिनेशन पे कैसे प्रोसीड मैडम करोगे? मैडम इसमें यह है कि हम जनरल वो लोकलाइज भी कर सकते हैं और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हैंड से स्टार्ट करें, नेल से स्टार्ट कर लेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नेल में देख लेंगे वो
कोलिनाइकिया देख लेंगे, क्लबिंग, आगे ट्रेमर्स, चलते जाओ। आपके दिमाग में भी पेशेंट आपका क्या है, क्लबिंग आपका देख लेंगे, आपका और उसके पेशेंट जो बाद है सीएसफिगस का है, ठीक है, इस हिसाब से मुझे लेके चलो कि आप हाथ में क्या क्या देखते जाओगे। फेसोफेगस। मैडम क्लबिंग और कोलिनाइकिया देखेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट ट्रेमर्स भी साथ ही चेक कर लेंगे, उसके बाद जो है पाम पे अरिथमिया देखेंगे, टेनार हाइपोटेनारिक एमिनेंस ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद वहीं से पल्स ले लेंगे। और नेक्स्ट जो है मैडम बीपी साथ ही ले लें या फिर बाद में भी देखो ले मैं सकते हैं? मैं जिस तरह करती थी ना, मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैंने पल्स ली है तो ऐसा ना हो मैं बीपी भूल जाऊं, मैं पहले 4 वाइटल लेके साइड पे कर देती थी, ठीक है, कि मुझसे कोई वाइटल मिस नहीं हो जाए। क्योंकि मैंने बच्चों को ऐसे देखा था कि वो थर्मामीटर रखते थे और फिर वो एग्जामिनेशन पे लग जाते थे और वो थर्मामीटर निकालना भूल जाते थे, और वो एग्जामिनर को बड़े आराम से कहते थे कि जी टेम्परेचर इसका 98 है, और एग्जामिनर ने उसको बोला था थर्मामीटर इसका कहाँ है, और थर्मामीटर उसके आर्मपिट के अंदर पड़ा हुआ था। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा आपने ब्लंडर मार दिया, क्योंकि आप पैनिक कर जाते हो ना, आप निकालना भूल जाते हो, और आपको लगता है कि एग्जामिनर ने तो देखा ही नहीं है आपको। मतलब वो थर्मामीटर उसके आर्मपिट के अंदर था, वो निकालना भूल गया, और उसने एग्जामिनर को जब केस प्रेजेंट किया तो उसने बोला इसका टेम्परेचर इतनी डिग्री पे है। तो उसने कहा थर्मामीटर कहाँ है, तो उसने थर्मामीटर उसके अंडर आर्म से निकाल के दिया। आपको समझ में आया कि वो उड़ चुका था इस टाइम पे। आपने एग्जामिनर को मतलब एक हाथ में पॉइंट दे दिया, यार मतलब तुमने झूठ बोला, तुमने झूठ बोला कि तुमने तो टेम्परेचर देखा ही नहीं। तो मेरा ये रूल था कि मैं हमेशा वाइटल पहले उठा लेती थी। आपने करना क्या है, आप सबसे पहले पेशेंट की पल्स लेने से पहले थर्मामीटर उठा के उसके अंडर आर्म में रखो, ये आपका टाइम बचाएगा। जब तक वहां से वो टेम्परेचर उठाएगा आप पल्स उठा लो। पल्स जब ले रहे हो ना, पल्स अगर आपने शॉर्ट में भी एक बात याद रखनी है कि अगर आप पल्स ले रहे हो आपने पेशेंट के साथ कॉन्टेक्ट नहीं करना, ठीक है। हमें पता होता है कि हम पैनिक किए हुए होते हैं, हम साथ पल्स ले रहे होते हैं, साथ हम पेशेंट से बात कर रहे होते हैं। पल्स लेते टाइम आपने 10 सेकंड जो है आपने खामोश रहना, आराम से उसकी पल्स लो, पल्स काउंट कर लो, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, पल्स ले लो, वाइटल ले लो, जब तक वाइटल ले रहे हो बीपी ले रहे हो, साथ ही थर्मामीटर निकाल के टेम्परेचर रख लो। जो आपका पेपर उन्होंने दिया हुआ है उसमें सिर्फ ये चीजें मेंशन कर दो, बीपी के आगे इतना बीपी है, टेम्परेचर इतना, रेस्पिरेटरी रेट इतना है। वाइटल्स आपके साथ साइड पे हो गए। अब आप हाथ से स्टार्ट करो कि आपने सीए का पेशेंट है, आपने हाथ से क्या क्या चीजें स्टार्ट करनी है। सीए के पेशेंट में ना आपने न्यूट्रिशनल स्टेटस कभी नहीं भूलना, और आपका जो सीए एसोफेगस का वाइवा चलता है ना, वो मोर और लेस न्यूट्रिशन पे चलता है। आपका एग्जामिनर आपको न्यूट्रिशन स्टेटस पे असेस करता है और आपको पास और फेल इसी के ऊपर कर देता है। क्योंकि मैंने इतने लोगों को देखा कि वो आपको आके बोलते हैं कि जी हमने वाइवा बहुत अच्छा दिया लेकिन हम फेल हो गए, क्योंकि वो एक क्वेश्चन पे फेल हो गई थी। एक इसी तरह एक स्टूडेंट थी, उनको भी उन्होंने यही पूछा था कि न्यूट्रिशन बता दो, पर वो न्यूट्रिशन में उनका न्यूट्रिशन स्ट्रांग नहीं था। तो न्यूट्रिशन स्ट्रांग नहीं था तो वो इसी पे मार खा गई कि यार सीए का पेशेंट है, आप उसको बिल्डअप कैसे करवाओगे। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी इस बुक में न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन जो मेरी सेकंड एडिशन की बुक है ना, उसमें मैंने अच्छा खासा न्यूट्रिशन ऐड किया है। वो इंशाल्लाह आप लोगों का जब एग्जाम स्टार्ट होगा उससे पहले आ जाएगी। और जो सी एस एफ पे मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी दूंगी ना, उसमें मैं न्यूट्रिशन आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दूंगी, तो वो फिर आप लोगों के पास 24/7 रहेगी भी। अब मुझे ये बताओ कि आपने न्यूट्रिशन देखनी है तो आप हाथ में क्या क्या चीजें देखोगे जो आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताएगी। मैडम थेनार हाइपोथेनार एमिनेंस का पता चलेगा, कोई वेस्टिंग की वजह से वो। और देखो जब मामर रिथमा जब देख सकते हाथ हैं। देख रहे हो ना आपने पल्स देख लिए, जब आप हाथ देख रहे हो आपने क्लबिंग देख ली है, आप यहाँ से सिर्फ एक स्किन पिंच उठा लो ऊपर, सिर्फ आप स्किन पिंच करके देख लो। डिहाइड्रेशन। आपको समझ में आ जाएगा कि आप एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप क्या देख रहे हो, ठीक है। पल्स आपने देख लिया, आप यहाँ से स्किन पिंच उठा लो। यहाँ से जब आगे जाओगे आपको पता है यहाँ पे आपने क्या देखने, एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड देखने। जब यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाओगे यहाँ पे क्या उठाओगे, यहाँ पे क्या देखना है आपने बीपी। बीपी मिड आर्म ऑलरेडी देख सर्कल। चुके हैं। हाँ जी, मिड आर्म सर्कमफेरेंस नहीं भूलना है, यहाँ पे मिड आर्म सर्कमफेरेंस उठाना है। यहाँ से हाथ से जाते जाओ, अपनी स्कीम ऐसे बनाओ कि मैंने हाथ से स्टार्ट करना है। हाथ से स्टार्ट करते पहले जर्नल ले लो और उसके बाद फिर आपने जो आपका स्पेसिफिक सिस्टमिक है वो कर लो। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम पहले सिस्टमिक कवर करना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, कि अगर आपने सिस्टमिक ही कवर नहीं किया तो फिर आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन अगर आपका रह भी जाता है फिर भी थोड़ा मार्जिन मिल जाएगा, लेकिन सिस्टमिक आपने कवर करने हैं। लेकिन अगर आप अपनी हिस्ट्री 10 मिनट में उठा लेते हो तो आप अपनी एग्जामिनेशन बहुत आराम से 10 मिनट में कर लोगे। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप हाथ से स्टार्ट करो। हाथ में हमने क्या देखी, क्लबिंग देख लिया, स्वेटिंग देख ली, हाइपोथेनार थेनार देख लिया, पल्स देख लिया, हमने डिहाइड्रेशन देख ली, स्किन पिंच देख ली, इसके बाद एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड देख लिया, यहाँ पे हमने मिड आर्म सर्कमफेरेंस देख लिया। अब इससे आगे आओ, इससे आगे क्या देखेंगे।
मैडम इसके बाद एयर्स आ जाते हैं, एयर्स हम्म का देख लेंगे। उसके हम्म बाद आईज होगा, आईज में एनीमिया और जॉन्डिस कर लेंगे, और उसके बाद ओरल कैविटी चेक कर लेंगे, ओरल कैविटी और कैसे चेक फिर करेंगे, आंखें कैसे नोज चेक चेक कर करेंगे, लेंगे। एक एक चीज मुझे बताओ। यहाँ से आप ऊपर आ रहे हो ना, यहाँ से ऊपर आए हो, कान देख लिया, कान कैसे देखोगे? हाथ टॉर्च में, से, टॉर्च की हाथ हेल्प से हाथ देखेंगे में कोई टॉर्च होगी, ये वाला कान भी देखोगे, दूसरा कान भी देखोगे। हर वो चीज जो आपकी बॉडी में दो है, आपने उसको कंपेयर करना है, करना है। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास प्रोटेड लग जाता है या आपको सर्वाइकल लिम्फ नोड लग जाते हैं, आप ये वाली साइड देख रहे हो तो आप ये वाली साइड भी देखोगे। ठीक है। तो अगर आप टॉर्च से ये कान देख रहे हो तो साथ आप ये वाला भी देखोगे। कान देख लिया, आंखें देख लिया, आंखों में क्या देखना है? दो चीजें। जॉन्डिस और एनीमिया देखेंगे। पहले जो जॉन्डिस एनीमिया देखने के लिए कंजक्टिवा में देखेंगे, तो पेशेंट को कहेंगे कि ऊपर देखें, और और दोनों को कंपेयर कर लेंगे। हम्म और जॉन्डिस में जो होता है वो डार्क रूम में होता है। मैडम फिर अब कैसे कहेंगे पेशेंट वो कि हमें डार्क रूम में हम जॉन्डिस चेक कर सकते हैं, या नहीं, ये मतलब आप पेशेंट एग्जामिनर को को नहीं बताना कहोगे, होगा, या बस? आप एग्जामिनर को सिर्फ एक हिंट। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैडम। यस मैम, आ रही है बस। हाँ, हम किस पे थे? जॉइंटस पे ना। जॉइंटस देखो, जब आपके जैसा आपका हाइड्रोसील है, जो ऐसे टेस्ट है, या जो आइडियल एक्सपोजर है, आप नहीं कर सकते, लेकिन आपने एक दफा पीछे पलट के एग्जामिनर को बताना है कि आइडियली जो है हमें इसे इस एनवायरनमेंट में देखना है। ठीक है, मतलब आइडियली हम नहीं कर सकते, जैसे कि हाइड्रोसील हम लाइटें बंद तो नहीं करा सकते, लेकिन हम उसको बताते हैं कि आइडियली ये टेस्ट हमने डार्क रूम में परफॉर्म करना है, आइडियली जॉइंटस हमें डे लाइट में देखना है, तो हमें समझ में आएगी। और प्लस आइडियल एक्सपोजर जो है वो ये है। जॉइंटस आप कहाँ, कौन सी तीन एरिया जहाँ पे आप जॉइंटस देखते हो? मैडम स्क्लेरा पे, टिप ऑफ टंग पे, और नहीं, टिप ऑफ टंग पे पता नहीं, अंडर सरफेस ऑफ रूफ ऑफ टंग, टंग, अब उसको बोलते हो जुबान अंडर उठाओ और सरफेस आप ऑफ द नीचे टंग, हाँ देखो। हाँ हाँ। हाँ जी, अंडर अंडर सरफेस ऑफ टंग, स्क्लेरा और ये नेल बेड, ये तीन जगह जहाँ पे आपने जॉइंटस देखना होता है। ठीक है, सरफेस। जॉइंटस देख लिया हमने, एनीमिया देख लिया हमने, ओरल कैविटी देख ली। ओरल कैविटी हमने क्या देखना है कि उसकी ओरल हाइजीन कैसी है, वेल मेंटेन्ड है या नहीं, जुबान ऊपर करवाओगे। यहाँ तक देख लिया, इससे नीचे आओगे तो एक दफा उसको बोलोगे थूक निकल लो, थायराइड देख लिया। ठीक है, इधर से नीचे आओगे तो मैंने अपनी जो स्कीम बनाई थी, इधर से नीचे मैं एब्डोमेन पे नहीं जाती थी, मैं नीचे टांगों की तरफ चली जाती थी। टांगों की तरफ जाके क्या देखना है? आप अब अगर आप यहाँ तक आ गए हो, आप कैपिटल अगर, एडिमा। हाँ, अगर आप अगर अपना जीपी पहले कंप्लीट कर रहे हो, तो आपने पाँव के ऊपर जाके क्या क्या चीजें देख लेनी है? मैडम कोई ग्रॉस डिफॉर्मिटी तो नहीं है लेग्स हम्म की? हम्म और उसमें मसल्स का देख लेंगे कि कोई मतलब वेस्टिंग तो नहीं है, दोनों की कंपैरिजन कर लेंगे। पीटल एडिमा चेक कर लेंगे, और रिफ्लेक्सेस हैं। रिफ्लेक्सेस देख लो, सेंसरी मोटर कर लो, जीपी अपना खत्म कर लो। यहाँ से स्टार्ट किया था ना हमने, यहाँ से यूं गए, एब्डोमेन बीच में छोड़ दिया, नीचे आ गए, नीचे जाके सिर्फ पाँव पे क्या किया? पेडल एडेमा चेक कर लिया, सेंसरी मोटर चेक कर लिया। आप उसकी आंखें बंद करवा के, आपको ये महसूस हो रहा है, आप जोर लगाओ, उसको बोलो कि टांगे बाहर की तरफ करो, आप उसको धक्का अंदर की तरफ दो। आपने जो उसका मोटर पावर है वो देख ली। मोटर पावर देखते देखते साथ जब ऊपर आ रहे हो, तो साथ एक दफा क्या करना है? इंग्वाइनल लिम्फ नोड, जो इंग्वाइनल एरिया है वहां पे एक दफा हाथ लगा के इंग्वाइनल लिम्फ नोड देख लो, क्योंकि इंग्वाइनल लिम्फ नोड मुझे हमेशा भूल जाते होते थे। तो आपने स्कीम जो जीपी की लगाई वो कहाँ से लगाई है? हाथ से आए हो, यहाँ से आते हुए डिहाइड्रेशन देख ली, मसल वेस्टिंग देख ली, डिहाइड्रेशन देख ली, ये देख लिया, एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड देख लिया, मेडाम सर्कमफेरेंस देख लिया, कान देख लिया, आंखें देख ली, मुंह देख लिया, थायराइड देख लिया। नीचे जाके आपने वो देख लिया, एडेमा देख लिया आपने, पल्सेस देख लिया आपने, लोकोमोटर कर लिया, सेंसरी कर लिया आपने, एब्डोमेन आपने, इंग्वाइनल लिम्फ नोड देख लिया। अब आपका जो एब्डोमिनल, आपका सी एस्पेगस पे जो मेन सिस्टम है वो आपका कौन सा आएगा? मेन एग्जामिनेशन, हाँ जी, एब्डोमेन का होगा मैडम। एब्डोमेन आएगा आपका। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? मैडम एब्डोमेन में फर्स्ट इंस्पेक्शन से स्टार्ट करेंगे। पहले जो है फुट एंड पे जाके आपने एब्डोमेन की देखनी है, शेप देखनी है, स्कैफॉइड है, फ्लैट है, कैसी है, प्रोट्यूबरेंट है, कोई बल्जिस वगैरह तो नहीं है, स्कार मार्क्स तो नहीं है, प्रोमिनेंट वेन्स देख लेंगे, अम्ब्लाइकस की शेप देख लेंगे, इन्वर्टेड डिवर्टेड है। ठीक है, और फिर और जेनेटेरिया को मतलब जस्ट इंस्पेक्ट ही करेंगे अभी, अभी तक जब आप खड़े कि हो ना, आप कोई फुट एंड पे ऐसे। खड़े हो, आप मुझे ये चीजें बता रहे हो कि आप फुट एंड पे खड़े हो, आप वहां से देख रहे हो। फुट एंड पे खड़े हो कि आपने क्या चीज देखनी है? यस फुट मैम। एंड पे खड़े हो, आपके देखना है कि आप जब खड़े होगे तो आपको दिखेगा कि कोई विजिबल फुलनेस तो नहीं है, कोई एक साइड उसकी थोड़ी सी फुली भी तो नहीं है, एक साइड थोड़ी सी बाहर की तरफ तो नहीं निकली हुई है।
कोई डायलेटेड वेन्स, सब कुछ, ये सारी चीजें आप कहाँ से देख रहे हो? फुट एंड पे खड़े होके देख रहे हो, ठीक है। फुटेज से। उसके बाद आप आगे बढ़ के किस साइड पे आओगे? राइट साइड पे। पेशेंट के राइट राइट साइड पे साइड आके पे। खड़े होके क्या देखना है? मैडम यही चीजें कंफर्म करेंगे कि जो हमने फुट पेशेंट एंड राइट। जब आप फुट एंड पे खड़े होके आपने ये चीजें देखी ना, आपको वहां से कोई फुलनेस नजर आ गई, अब आपने उसकी राइट साइड पे आ जाना है। जब राइट साइड पे आओगे वहां पे आके आपने देखना है कि यार ये जो आपको फुलनेस नजर आ रही है ना, इसकी मूवमेंट विद रेस्पिरेशन कैसी है। और आपका, आपकी आंखों का लेवल और उसके पेट का लेवल जो है वो बराबर होना चाहिए। आपका जो, वो अगर यहाँ पे लेटा हुआ है तो आपने नीचे झुकना है और उसका लेवल और आपका लेवल बराबर होना चाहिए। जो मास है आपका, उसको आप अब आराम से खड़े होकर देखोगे कि वो विद रेस्पिरेशन मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। आपने, आपसे एग्जामिनर अगर पूछता है कि फुट एंड पे खड़े होके क्या देख रहे थे और राइट साइड पे आके क्या देख रहे थे, तो फुट एंड पे खड़े होके मैं देख रही थी कि कोई विजिबल फुलनेस, कोई स्कार मार्क, अम्लाइकस की शेप। और राइट साइड पे मैं आके खड़ी होके क्या देख रही थी? तो जो मुझे फुलनेस मिली है उसका रिलेशन विद रेस्पिरेशन क्या है? आइदर द मास इज मूविंग विद रेस्पिरेशन और इट इज नॉट, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये आप उसके लेवल पे आके देखोगे। और कोई पल्सेशन तो नहीं आपको फील हो रही? विजिबल पल्सेशन, कोई पेरास्टालसिस, और कोई रेस्पिरेशन के साथ जो मास मूव कर रहा है, वो आप उसको राइट साइड पे आके देखोगे, ठीक है। अब आगे कैसे चलेंगे? राइट साइड पे आपने ये दो चीजें देख ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? मैडम उसके बाद एग्जाम पैल्पेशन स्टार्ट करेंगे। इंस्पेक्शन। बेटा वार्म हमारी पहले ये इंस्पेक्शन, होगा कि आप। हमारी इंस्पेक्शन कंप्लीट नहीं हुई, दो इंपॉर्टेंट स्टेप छोड़े हैं आपने अभी तक। हाँ यस मैडम, वो कफ करवा के देखेंगे पेशेंट के, और एक कार्नेट साइन, दो रह गए थे। कहाँ पे खड़े होगे? जब उसके राइट साइड पे आके खड़े होगे तब आपने उसको कफ भी करवाना है, कार्नेट भी कराना है। और प्लस अगर फीमेल पेशेंट है या मेल पेशेंट है, उसका ट्राउजर थोड़ा सा नीचे करके आपने क्या देखना है? हर्नियल ऑरिफिस में देखेंगे हर्नियल कि कोई ऑरिफिसेस हर्निया जरूर वगैरह तो यहाँ पे नहीं। देखने हैं। और अगर आपको फेनस्टीन इंसिजन मिल जाता है तो उस पर भी आपने कफ करवानी है, कि आपने देखना है कि इंसिजनल हर्निया तो नहीं बना हुआ। और अगर आपको वो स्कार मिल जाता है तो लगे हाथ आपने उस स्कार को मैयर भी करना है, ठीक है। ओके मैडम। इंस्पेक्शन को कंप्लीट करो। मैडम अब मैडम यही याद आ रहा है। बेटा यही कुछ है, रह देखो गया है क्या देखो आपने आपने एग्जामिनेशन स्टार्ट कर ली ना अपनी, आपने हाथ से स्टार्ट कर लिया, आप फुट एंड पे गए। फुट एंड पे जाके आपने क्या देखा है? कि आपकी कोई डायलेटेड वेन्स तो नहीं है, अम्लाइकल कोई इन्वर्टेड है, इवर्टेड है, एब्डोमेन की शेप कैसी है, डायलेटेड वेन्स है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें देखने के बाद आपने क्या किया? आप राइट साइड पे आ गए। जब आप राइट साइड पे खड़े हो तो आप क्यों खड़े हो? एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप क्या देखना चाह रही थी राइट साइड पे खड़े होके, तो आपने ये बताना है कि जो मैंने, मुझे जो फुलनेस मिली है, मैं उसका रिलेशन और उसकी मूवमेंट और कोई पेरास्टालसिस तो नहीं, वो मैं राइट साइड पे एट द लेवल ऑफ बेड एंड, अपनी आंखें जो है बेड एंड के ऊपर रख के वो मैं देख रही थी, ठीक है। बाहर दूर से क्या देख रही थी? कि कोई विजिबल विजिबल फुलनेस तो नहीं है, और करीब आके क्या देखना है? उसका रिलेशन जो है विद रेस्पिरेशन तो नहीं है। ये चीजें देख ली इंस्पेक्शन पे। और दो चीजें क्या है, दो इंपॉर्टेंट साइन आपने क्या कराने? कफ कराने, कार्नेट कराने, आपने उसका जेनेटेलिया देखना है। जेनेटेलिया आपका इंस्पेक्शन के ऊपर आएगा, ठीक है। ओके मैडम। जेनेटेलिया में आपने, अगर फीमेल पेशेंट है, आपको पता है कि आप उसको एक्सपोज नहीं कर सकते, आपने फिर से एग्जामिनर की तरफ एक दफा पीछे पलट के देखना है और उसको बताना है कि आइडियल एक्सपोजर क्या, कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, लेवल ऑफ निपल टू द मिड थाई। मिड थाई तक। लेकिन मैं आइडियल एक्सपोजर नहीं करती। जब आपको पता है कि आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हो, आपने पेशेंट को बताना है आपका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का इंस्पेक्शन स्टार्ट ही मिड थाई से होगा और एंड आपका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे होगा। गो के आपका सी एसोफेगस में डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन का कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी स्कीम कंप्लीट करोगे तो उसमें आपने डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन का सिर्फ एक जिक्र कर देना है कि इट इज अ पार्ट ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। गो के मुझे सी एसोफेगस में ऐसी कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग नहीं मिलेगी। ठीक है। अब हमने पाल्पेशन स्टार्ट करनी है। पाल्पेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? पैल्पेशन मैडम, पेशेंट को पहले इन्फॉर्म करेंगे कि अभी मैं आपको जो है आपका मुआयना करने जा रही हूँ, तो अगर आपको दौरान मुआयना किसी जगह पे तकलीफ हो या कोई दर्द हो तो आपने मुझे बताना है, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको कम से कम ठीक है। तकलीफ हो। सुपरफिशियल फिर पाल्पेशन उसके कैसे बाद स्टार्ट करेंगे? मैडम हैंड्स को वार्म करेंगे, अगर मतलब कोल्ड है बस। पता नहीं, अब अभी तो गर्मी ही है, अभी तो इतना ज्यादा नहीं होगा मैडम, इसका पता नहीं क्या है, ये किसका आप क्या होता है? बताएंगी। लेकिन ये है कि वैसे मैडम यही कि वार्म करने हैं हैंड्स या नहीं हाँ, अभी, हाथ को वार्म क्योंकि इसलिए करना अभी है कि तो। उसको ठंडा, जब आप उसको टच करोगे उसको ठंड ठंड लगेगी ना, तो वो थोड़ा सा उछलेगी। आपने, मैंने आपको मतलब लाइक शायद जो आप लोगों ने पहले पहले लेक्चर तो सुनेंगे ना, तो मैंने आपको बताया कि आपने पेशेंट को
मतलब लाइक भगवान बना के रखने हैं, आपने उसको तकलीफ नहीं देनी है। मैंने आपको बताया कि मेरा शॉर्ट केस था, मैंने उसको हाथ लगाया था तो उसने मुझे कहा कि तुम मुझे क्यों हाथ लगा रही हो। आपने पेशेंट को ऐसे मतलब लाइक पलकों पे बिठा के रखना है, आपने उसको कहीं पे भी तकलीफ नहीं देनी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी नहीं बदले। तो आप उसको ठंडे हाथ भी अगर लगा रहे हो तो भी आप उसको बताओगे कि माजरत के साथ मेरे हाथ ठंडे हैं, मुझे पर मुझे मुआयना करना पड़ रहा है, ठीक है। उसको आपने काम रखना है कि अगर वो पेशेंट आपका आपके हाथ से जाता है तो एग्जामिनर पहले ही बैठा होता है कि जी वो आपको पकड़े, ठीक है। और कभी कभी तो एग्जामिनर खुद भी वो कहते हैं कि वो आपको एज अ कंसल्टेंट जनरल सर्जन उस सिचुएशन में डालते हैं कि आप इस सिचुएशन को कैसे डील करोगे। तो आपने अगर हाथ ठंडे तो आप थोड़े से वार्म कर लो और उसको यह बता दो कि मेरे हाथ थोड़े से ठंडे हैं। अगर सर्दियों वाला फरवरी वाला मौसम चल रहा है फिलहाल तो मौसम ऐसा ही है कि उसको हाथ ठंडे नहीं लगेंगे। आपने उसको हाथ लगाने से पहले उसको बताना है कि मैं आपको हाथ लगाऊंगी, आपको कहीं दर्द हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। हाथ लगाने के बाद आपने एग्जामिनेशन स्टार्ट कैसे करनी है, जो आप एक तो आपके नाखून जो है वो नहीं होने चाहिए। दूसरा आपका जो पूरा हाथ है ना वो एब्डोमेन के ऊपर कांटेक्ट रखेगा, हमने यूं नहीं पालपेट करना, हम पूरा उसका हाथ उसके ऊपर रखेंगे। आपका जो ये वाला एल्बो है ये बहुत ज्यादा मतलब यू भी नहीं होगा हाथ, आपका हाथ बहुत नीचे भी नहीं होगा। आपका जो कांटेक्ट है वो आपका ये एरिया जो है स्ट्रेट होना चाहिए। और आपकी जो मूवमेंट होगी वो इन फिंगर्स की मूवमेंट होगी, ठीक है। जब आप पाल्पेशन भी कर रहे होते हो आप इस तरह पाल्पेट कर रहे होते हो। और प्लस एक चीज जो एग्जामिनर आपका नजर रखते हैं ना कि आप किस टाइम पे पाल्पेट कर रहे हो। जब पेशेंट सांस अंदर की तरफ लेके जाएगा तब आप उसको दबाओगे, जब वो एक्सपायर कर रहा होगा आप हाथ सीधा रखोगे, जब वो इंस्पायर करेगा तब आप उसके एब्डोमेन के अंदर की तरफ जोर दोगे। और ये आपकी सिंक्रोनस मूवमेंट एग्जामिनर, कुछ एग्जामिनर होते हैं वो आपके सर के ऊपर खड़े होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि आप हाथ अंदर कब कर रहे हो, आप डीप पाल्पेशन पे लेके कब जा रहे हो, और एग्जामिनर जो पेशेंट है वो सांस कब उठा रहे हैं। तो आप जब उसको डीप पाल्पेशन करा रहे होगा आप उसको बोलते हो गहरे गहरे सांस लो ना, तो जब वो सांस अंदर लेगा तब आपने हाथ अंदर लेके जाना है। जो एक्सपायर करेगा आप हाथ आगे लेके जाओगे और अगला जो क्वाड्रेंट है आप उसकी तरफ लेके जाओगे। तो अब आपने क्या सीखा कि आपने इनवर्ड मूवमेंट कब करनी है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है। जब वो इंस्पायर करेगा आप हाथ अंदर लेके जाओगे, जब वो एक्सपायर करेगा आप हाथ ऊपर लेके जाओगे, ठीक है। समझ में आया? यस मैडम। यस मैडम। अच्छा, आपने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पे डीप सुपरफिशियल पाल्पेशन आपने कैसे करनी है, वो एस वाला जो शेप है वो आपने उठा लेना है। एस शेप के बाद आपकी नजरें कहाँ पे होनी चाहिए, पेशेंट के पेशेंट के फेस फेस पे। के ऊपर। आपने आपको सीएस फेगस में एब्डोमेन में कोई भी फाइंडिंग नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ आपको क्या मिलेगा, पेशेंट आपका थोड़ा सा थिन लीन होगा, पेशेंट मेसिएटेड होगा, आपको विजिबल मसल वेस्टिंग मिलेगी। आपका अगर सीए का पेशेंट आपको लग गया तो आपने एक तो उसका बीएमआई पे आपने ध्यान देना है कि आपने एग्जामिनर को बताना है कि मैंने उसका बीएमआई लेना है। दूसरा आपने उसकी न्यूट्रिशन स्टेटस के ऊपर। अब आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें एग्जामिन करनी है, डीप मैडम सुपरफिशियल पैल्पेशन करनी है, उसके बाद डीप पैल्पेशन करनी है। डीप पैल्पेशन में सबसे पहले लिवर देखेंगे कि हम्म। हेपेटोमेगैली तो नहीं है, फिर स्प्लीन, और उसके बाद अगर आपको दो हेपेटोमेगाली मिलती बायलैटरल है आपका किडनीज, नेक्स्ट स्टेप क्या है, लिवर स्पैन। और अगर आपको लिवर हेपेटोमेगाली नहीं स्पैन चेक मिलती है, करेंगे मैडम। मैडम फिर तो नहीं करेंगे लिवर फिर स्पैन। नहीं करना। पता नहीं मैडम, कुछ लोग कह रहे थे कि फिर भी करना है आपने। नहीं, अगर आप उसको आपका आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हो तो फिर आप ये कह सकते हो कि अगर अच्छा, एक एक चीज ये याद रख लो कि कुछ कर लेना इतना बड़ा नुकसान नहीं देता, कुछ ना कर लेना जो है बहुत ज्यादा नुकसान देता है। अगर आप एग्जामिनर को जो है ये काउंसल कर सकते हो कि सर ये मेरा पार्ट ऑफ स्कीम था तो इसलिए मैंने इसको कर लिया, कि मतलब गो के मुझे लेवल पाल्पेबल नहीं हुआ लेकिन मैंने नॉर्मल स्पैन चेक किया, ठीक है। अगर आपका एग्जामिनर जो है वो डिपेंड कि आपकी लक कैसी है, क्योंकि मेरा जो थायराइड का इसका सी रेक्टम था उसका लिवर नॉर्मल था, मैंने स्पैन चेक किया तो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा कि आपने स्पैन क्यों चेक किया। तो मैंने कहा सर गो के मुझे लिवर पाल्पेबल नहीं हुआ था लेकिन इज अ पार्ट ऑफ माय स्कीम तो इसलिए मैंने, और कि कुछ एग्जामिनर मैंने उसको वैसे कह दिया था कि मतलब कि कुछ एग्जामिनर जो है वो कहते हैं कि इट इज मैंडेटरी, तो उसने कहा कि नहीं आपको जरूरत नहीं थी, आप नहीं करती। तो मतलब अगर आप नहीं भी करती तो मैं ऑफेंड नहीं होता कि आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर आपको पाल्पेबल नहीं मिला तो फिर आपने लिवर का स्पैन नहीं देखना, लेकिन आप एग्जामिनर को मौका ना दो। मैं कहती हूँ कि आप, मैंने अपना जो मैंने असूल बनाया था ना वो यही था कि एग्जामिनर के हाथ में आपने कोई चीज नहीं देनी, अगर वो आपको डांट भी देता है तो थोड़ी सी डांट खा लो कोई बात नहीं। और जैसे थायराइड में कहते हैं ना कि साइज लेना जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, थायराइड में मेरी जो एग्जामिनर थी वो ऑफेंड हो गई थी कि तुमने थायराइड का साइज क्यों लिया। लेकिन मैंने कहा कि ह्यूज ग्वाइटर था बहुत बड़ा ग्वाइटर था उसको, मैंने कहा मैडम बहुत टाइम से और ह्यूज ग्वाइटर है तो उसको ट्रेक्यू मलेशिया होगा, तो उसने कहा ह्यूज ग्वाइटर और बहुत अरसे से ग्वाइटर होना दोनों एक फर्क बातें हैं। तो उसको ये बात बुरी लगी कि मैंने थायराइड में क्यों साइज क्यों लिया। इसी तरह जब मैंने
थायराइड में ह्यूज थायराइड था, मैंने उसको टंग प्रोट्रूजन करवाई। टंग प्रोट्रूजन पे उसने फिर मुझे वो ऑफेंड हुई, कहती है कि तुम्हें इतना बड़ा ऑब्वियस थायराइड लग रहा है, तो तुम इसमें क्या रूल आउट कर रही थी, थायरोग्लॉसल सिस्ट देख रही थी तुझे, तुमने इसको टंग प्रोट्रूजन करवाया? मैंने कहा नहीं मैडम, मैं टंग की ट्रेमर्स देख रही थी। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे ना बताती कि मैं टंग की ट्रेमर्स देख रही थी और मैंने थायरोग्लॉसल सिस्ट नहीं देखनी थी, तो वो खाम खाम मुझको गुस्सा करती कि तुम लोग जो है लकीर के फकीर हो, क्योंकि उसका मूड खराब हो गया था मुझसे। लेकिन वो लॉन्ग केस था, तो लॉन्ग केस में आप एग्जामिनर को वापस अपनी तरफ ले आते हो। उसका मूड खराब हो गया था कि आपको ऑब्वियस एक मिल रहा है, फिर भी आपने ये ग्लॉसियल सिस्ट को रूल आउट किया। मैंने कहा मैडम, मैंने थायरोग्लॉसियल सिस्ट को रूल आउट नहीं किया, मैंने टंग की ट्रेमर देखी। लेकिन इसी को मैं स्विच कर देती, अगर वो मुझे कहती कि तुमने टंग प्रोट्रूजन क्यों नहीं की, तो मैं कह देती कि ये मेरा पार्ट ऑफ स्कीम है। तो आपने जब लॉन्ग केस आपके पास लगता है ना, तो आपने एग्जामिनर को अपने उसमें लेके जाना होता है कि आप उसको ले आओ। और एक लॉन्ग केस में आपके पास टाइम होता है, जहां पे आप मार खाते हो वो शॉर्ट केस होता है। शॉर्ट केस में आपके पास टाइम नहीं होता, तो शॉर्ट केस में आपने एग्जामिनर के हाथ में कोई बात नहीं देनी होती। आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर लिया, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आपने क्या क्या चीजें देखी? आपने सुपरफिशियल पाल्पेशन किया, आपने डीप पाल्पेशन किया, आपने लिवर देखा, लिवर आपको अगर लार्ज मिलता है आप उसका स्पैन देख लो। उसके बाद आपने स्प्लीन देखनी है। स्प्लीन आप किस तरह देखते हो? मैडम इसमें राइट आइले फोसा से जो है डायगोनली जाके हम देखेंगे, हाँ, जहाँ पेशेंट पे इंस्पायर। पैल्पेबल हो वो भी। अच्छा, पेशेंट इंस्पायर करेगा आप हाथ। अच्छा, मैंने शायद उल्टा बताया। जब पेशेंट मतलब ऐसा जब है कि पेशेंट का जब आप सांस अंदर की तरफ लेके जाते हो, आपका पेट फूला हुआ होता है, ठीक है, उस टाइम आपको फील नहीं होता। जब वो एक्सपायर करेगा, बाहर की तरफ लेके जाएगा, तो आप डिप अंदर की तरफ करोगे। ठीक है? ठीक है मैडम, सही मतलब है। एक्सपायरेशन में आपने करना। हाँ, मतलब ऐसा है कि जब वो सांस आप पेट के अंदर लेके जाएगा, एब्डोमेन खुला हुआ है, तो आपको कोई ऑर्गन फील नहीं होगा। जब वो अपना सांस को बाहर निकालेगा, तो आपका एब्डोमेन रिलैक्स होगा और आपको जो जो आपका ऑर्गन है वो आपको फील होगा। तो आपने तब उसको जो है पाल्पेट करना है, और जब वो आपको उसका पेट फूला हुआ होगा, तो आपने अगला स्टेप प्रोसीड करना है, आप हाथ आगे लेके जाओगे। ठीक है? आपने स्प्लीन देख ली। ओके। आपने साथ ही क्या करना है, स्प्लीन के ऊपर जब हाथ फिरा, साथ ही आपने क्या करना है, आपने लिवर देख लेना है। इस साइड से लिवर देख, किडनी देख लोगे, उस साइड से किडनी देख लोगे, इस साइड से किडनी देख लोगे। आपने किडनीज देख ली, उसके बाद आपने परकशन करनी है। परकशन में आपने असाइटीज देखनी है। असाइटीज अगर पॉजिटिव आती है तो फ्लूइड थ्रिल करानी है, वरना फ्लूइड थ्रिल नहीं करवानी है। ठीक है? फ्लूइड थ्रिल करवा ली आपने। हर्नियल ऑरिफिसेस आप पहले देख चुके थे। आपने इंग्वाइनल, अगर लिम्फ नोड आप भूल गए, आप इस टाइम पे इंग्वाइनल लिम्फ नोड देख लो। आपने ऑस्कल्टेट करना है। ऑस्कल्टेशन पे आपने क्या दो चीजें देखनी है? बाउल साउंड देखने हैं और मैडम लाइकस पे और एक जो है इलियोसिकल जंक्शन, दो जगह पे हम देख सकते हैं बाउल साउंड, वो देखेंगे। इन दो जगह पे और क्यों? एओर्टिक और वो रीनल गोरी। राइट ईलिक फॉसा में आप बाउल साउंड क्यों देखोगे? मैडम वहां पे वो इलियोसिकल जंक्शन होता है, तो वो जब ओपनिंग और क्लोजिंग होती है तो उसकी वजह से भी जो है क्योंकि हमें। वो एक हाई प्रेशर वाला जोन क्रिएट कर देता है। आपका वॉल्व होता है वो हाई प्रेशर जोन क्रिएट कर देता है, वहां पे आपको बाउल साउंड अच्छे मिलेंगे। और पेरियम्बलाइकल एरिया में स्मॉल बाउल होती है, वहां पे भी आपको बाउल साउंड अच्छे मिलेंगे। तो आपने बाउल साउंड देख लिए, सारी चीजें देख ली। आपने सिर्फ एंड में सिर्फ पेशेंट को, एग्जामिनर को क्या बताना है कि मुझे सिर्फ इसका बीएमआई कैलकुलेट करना है। ठीक है? बीएमआई आप कैसे कैलकुलेट करते हो? वेट ऑफ द पेशेंट और हाइट। उसको मल्टीप्लाई करते हैं। केजीज में वेट और हाइट मैडम। इसका फार्मूला मैंने लिखा हुआ है ना। अब आपने एग्जामिनेशन कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आपने केस प्रेजेंट कर लिया। अब पहला क्वेश्चन आप पे वो फेंकता है कि आपकी डायग्नोसिस क्या है, क्या इंप्रेशन बना? आपने आपने हिस्ट्री ले ली, आपने एग्जामिनेशन लिया, आपका केस का क्या इंप्रेशन है? मैडम उसको ये प्रेजेंट करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ माय हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन माय मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज टीएसओ लाइकली। माय मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज लाइकली टू बी malignant और बेनाइन। पहले ये डालोगे कि इसमें आपने ना ब्रॉड, मतलब आप नैरो टर्म में नहीं लेके जाओ, आप ब्रॉड रखो खुद को। और उसको मौका दो कि वो, क्योंकि आपके पास 15 मिनट होते हैं, 15 मिनट वो आपको हिस्ट्री पे खींचेगा और 15 मिनट वो आपको वाइवा के ऊपर खींचेगा। जितना आप एग्जामिनर को मौका दोगे ना कि वो आपको क्वेश्चन फेंके, आपने ये नहीं बोला कि यार दिस इज सीरियस, बिकॉज मतलब एक तो आप डायरेक्ट उसको सीधा सीधा नैरो ले जाओगे ना। आप जो सेंटेंस ऐड करोगे वो पूछोगे कि इट कुड बी लाइकली टू बी malignant, जो कि सीएसएफएस हो सकता है। बेनाइन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फिर वो आपसे पूछेगा, अगला क्वेश्चन वो आपसे यही फेंकेगा कि क्यों आपने क्यों कहा कि इसका जो है ये malignant ओरिजिन है, इसको जस्टिफाई करो कि ये malignant क्यों है। अब हिस्ट्री से पॉइंट निकालो कि ये malignant क्यों है। मैडम डिस्पेजिया जो है सॉलिड डिस्पे की वजह से जो डिस्पेजिया, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, फीवर।
प्रोग्रेसिव नेचर उसकी, और लॉन्ग स्टैंडिंग था उसको। 8 माह से उसने कहा कि मुझे डिस्फेगिया हो रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। प्लस उसने एक और चीज आपको बताया कि पहले मैं अपने काम काज कर लेता था, अब नहीं कर पा रहा हूँ, परफॉर्मेंस स्टेटस उसका लो हो गया। ठीक है। और प्लस उसने कहा कि मुझे अभी भूख नहीं लगती। जो जो एक एक पॉइंट आपको हिस्ट्री में मिलेगा वो आप उठाओगे, एग्जामिनेशन पे आपको जो जो पॉइंट मिलेगा आप वो उठाओगे। मतलब मुझे जो है एक इल बिल्ड पेशेंट मिल रहा है, मुझे उसकी वेस्टिंग मिल रही है, मुझे वो डिहाइड्रेटेड मिल रहा है, मुझे उसका परफॉर्मेंस स्टेटस अच्छा नहीं मिल रहा, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो किस तरफ लेके जा रहे हैं, मेलेग्नेंसी की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जिस तरह मेरे एग्जामिनर ने मुझे लेके गया था ना, मेरा पर रेक्टल का केस था, मैंने उसको ये बोला कि दिस इज लाइकली टू बी मेलेग्नेंट। उसने अगला क्वेश्चन मुझसे यही पूछा कि क्यों, मतलब मुझे बताओ कि ये मेलेग्नेंट क्यों है। तो एक तो पॉइंट मेरे पास ये भी था कि इसने न्यू एजेंट ली हुई, उसने कहा अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे बताओ कि ये मेलेग्नेंसी की तरफ क्यों ले, आप इसको मेलेग्नेंसी की तरफ क्यों लेके गई हो। फिर मैंने उसको बताया कि यही यही पॉइंट बताया कि मैंने कि ये चीजें थी, ये मैं रूल आउट करके, ये मैं रूल इन करके। उसने ये बातें मुझे बताई। उसने मुझे बताया कि मुझे टिनिस्मस होता है। उसने मुझे बताया कि मैं पहले जो है बहुत ज्यादा काम कर पाता था, लेकिन मैं क्योंकि वो लेबरर था बाय प्रोफेशन, और अब वो कहता था मैं सिर्फ घर के काम कर पाता हूँ, अब मैं नहीं कर पाता हूँ, अब मुझे बहुत जल्दी जो है लेथार्जी हो जाती है, उसका परफॉर्मेंस स्टेटस जो है वो कम होता गया। तो वो आपसे क्वेश्चन, वो खुद ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको फेंकते हैं। अब आपने कहा सी एसोफेगस, तो वो आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा सी एसोफेगस का पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है, मोस्ट कॉमन इसके फीचर्स क्या क्या है, सी एसोफेगस का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा। मैडम डिस्पेजिया के साथ, वेट लॉस के साथ, और अच्छा मुझे बताओ, मैडम डिस्फेगिया इतना वही है। लेट क्यों प्रेजेंट होता है। मतलब किताबें यही कहती है ना कि जब आपकी 70% ओक्लूजन हो जाती है, तब आपको पेशेंट पहली दफा बोलता है कि मुझे जो है डिस्फेगिया हो रहा है। क्यों, जो आपकी एस्फिगस नहीं है। की जो लेयर होती है ना, उसमें सिरोजा नहीं होता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सिरोजा लैक करता है। जब वो सिरोजा लैक करता है ना, जो जो भी मांस होता है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को डायलेट करता है। उसमें क्या है, मसल है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को डायलेट करता जाएगा। जब तक आपका 70% जो ट्यूमर है वो अक्लूड, ल्यूमन जो है अक्लूड हो जाएगा, उसके बाद आपको पहली दफा डिस्फेगिया मिलेगा। इसीलिए सीएस वेगस का पेशेंट जब सिम्टम्स के साथ आया हुआ होता है, तब तक वो पेशेंट आपके हाथ से निकल चुका होता है। वो मेड्स के साथ आता है, मेड्स ना भी हो तो रीजनल लिम्फ नोड तो आपके पास पॉजिटिव होते हैं जब उसको डिस्फेगिया होता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें सिरोजा नहीं होता। सिरोजा ना होने का एक और पॉइंट ये है कि ये डायलेट होता जाता है। ठीक है, जब डायलेट होता जाता है तो पेशेंट को सिम्टम्स नहीं देते। अब आपका पेशेंट आ गया आपके पास, आप उसको कैसे लेके चलोगे। अगला क्वेश्चन उसके पास है कि हाँ जी आपने, आपके पास पेशेंट पड़ा हुआ है, हाउ टू प्रोसीड। ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि हाँ जी डॉक्टर साहबा हाउ वुड यू प्रोसीड, ये यहाँ पे हम लोग मार खाते हैं। अब मुझे बताओ कि आप इसको कैसे प्रोसीड करोगे। सीएस वगैरह आपने इससे हिस्ट्री, आपने एमडी एग्जामिनेशन ले लिया, कर लिया, आपका नेक्स्ट स्टेप। इन्वेस्टिगेशन। हाँ जी, अब इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन। मैडम बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करेंगे सबसे पहले जी। उसके हम्म, बाद अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड में, सीएस पे जैसे में अल्ट्रासाउंड जो आपको है वो अल्ट्रासाउंड क्या इसमें, बताएगा। मैडम उसमें कोई ऐसे सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में ये है कि हम मेट्स को, लिवर मेट्स को देख सकते हैं, सबसे और पहले लिवर एसाइटीज मेट्स का पे पता आप चल। जाओगे। एक पेशेंट आपको डिस्फेगिया की कंप्लेन करा है, तो उससे पहले आप उसको मैडम बायोप्सी। फिर एंडोस्कोपी। हाँ, फर्स्ट आपके पास अच्छा आपने इन्वेस्टिगेशन को किस तरह डिवाइड करना है, 3 पोर्शन में आपने इन्वेस्टिगेशन को डिवाइड करना है। आपने इन्वेस्टिगेट क्यों कराना है। मैंने इन्वेस्टिगेट कराना है ताकि मैं अपनी डायग्नोसिस पे पहुंच सकूं। मैंने इन्वेस्टिगेट कराना है ताकि मैं अपने पेशेंट का स्टेजिंग कर सकूं। मैंने इन्वेस्टिगेट कराना है ताकि मैं अपने पेशेंट को कि मेरा आगे प्लान है, मैंने उसको ऑपरेट करना है, तो मैं उसकी फिटनेस के लिए जो मुझे चाहिए होगा वो चीजें इन्वेस्टिगेशन करवा रही हूँ। एक तो डायग्नोसिस बनाने के लिए, एक स्टेज करने के लिए, और एक जो है प्रोसीड करना है टुवर्ड्स क्यूरेटिव इंटेंट या पेलेटिव इंटेंट के साथ सर्जरी के लिए। तो वो मेरे जो इन्वेस्टिगेशन आएंगी। फॉर डायग्नोसिस आपके पास कौन सी इन्वेस्टिगेशन आएंगी। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी। अगर आप ये बोलोगे ना कि मैं एंडोस्कोपी और बायोप्सी कराऊंगी, तो शायद अगर उसने आपको 1 नंबर देना होगा तो वो आपको आधा नंबर देगा। क्यों, क्योंकि आपने कहा एंडोस्कोपी, अपर जीआई एंडोस्कोपी विद बायोप्सी। ठीक है, कैसे प्रोसीड करोगे। तो मैडम इतना, हाँ जी, मैडम फिर सिटी स्कैन करेंगे स्टेजिंग के लिए। सिटी हाँ जी। स्कैन ऑफ अब चेस्ट आपने, एब्डोमेन पेल्विस विद आईवी कंट्रास्ट। अब आपने क्या कहा कि आपने अपर जीआई एंडोस्कोपी करनी है। अपर जीआई एंडोस्कोपी पे आपने क्या क्या चीजें देखनी है।
लीजन देखेंगे, साइज देखेंगे, ट्यूमर की जो लोकेशन है और उसका ऊपर से आओ, एक्सटेंट यहाँ देख से, लेंगे। ऊपर से। कभी भी जब आप एंडोस्कोपी उठा रहे हो ना, तो जब और एंडोस्कोपी वो आपसे पूछता है ना कि आप अपने एंडोस्कोपी में क्या देखने, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए आप किस रास्ते से जा रहे हो। आपने फेरिंक्स और लैरिंक्स देखना है, क्यों? क्योंकि मुझे सिनक्राइनस ट्यूमर देखने हैं। इसी को कोलोन कैंसर पे लेके जाओ, कि अगर वो आपसे पूछता है आपने कोलोनोस्कोपी करानी है, क्यों? क्योंकि मैंने सिनक्राइनस ट्यूमर देखने। कितने परसेंट चांस होता है? 3% चांस होता है, ठीक है, कि सिनक्राइनस ट्यूमर मिलेंगे आपको। तो आप क्या देख रहे हो? आप यहाँ से जब आ रहे हो ना, तो यहाँ से आओ कि मैं फेरिंक्स देखूंगी, लैरिंक्स देखूंगी, उसके बाद मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी, मुझे पता चल जाएगा उसका, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका साइज क्या है, उसका रिलेशन विद अदर ऑर्गन क्या है। और प्लस जब आप स्कोप आगे लेके जाओगे तो आप स्टमक को भी देखोगे। आप स्टमक को क्यों देखना चाहते हो? सी एस फेगस कर रहे हैं ना हम, और स्कोप हम आगे स्टमक तक लेके जा रहे हैं। हम स्टमक में क्या देखना चाह रहे हैं? मैडम उसमें फूड पार्टिकल्स जो या होंगे जो फ्यूचर में हमने एसोफेगस को तो हमने निकाल देना है, तो आपका जो कंडुइट बनेगा वो कहाँ से उठेगा? स्टमक से। स्टमक से। व्हाट इफ के स्टमक में कोई कैंसर पड़ा हुआ हो? आपने स्टमक को भी देखना है कि मुझे बाद में एज अ कंड्यूट इसको उठाना है, तो मुझे स्टमक में भी एक नजर डालनी है। तो आप फेरिंक्स से आते हुए स्टमक तक जाओगे, पूरी आपने ये पाइपलाइन देख ली, एग्जामिन कर ली। उसके बाद क्योंकि मुझे बाद में स्टमक को एज अ कंड्यूट देखना है, तो मुझे स्टमक से को भी एक नजर देखना है। और उसके बाद जो भी उसमें कोई लीजन तो नहीं है, कोई पेन गेस्ट्राइटिस कुछ ऐसी वाली चीजें तो नहीं है। अगर उसने एसिड इनटेक किया हुआ है, तो आपने स्टमक का स्टेटस भी देखना है, ठीक है। ये चीजें आपने करा ली, आपको एंडोस्कोपी भी पता चल गया, आपको आंसर पता चल गया कि मैंने एंडोस्कोपी पे क्या देखना है। उसके बाद आपने एंडोस्कोपी पे देख लिया, आपने बायोप्सी उठा ली, बायोप्सी पे आपने बायोप्सी लेके आपने भेज दिया। अब नेक्स्ट आपने क्या काम करना है? आपका पेशेंट सी एस वेगस मैडम का स्टेजिंग। पास पड़ा हुआ है, आपने बायोप्सी ले ली है, बायोप्सी चली गई, आप बायोप्सी का इंतजार करो। मीनवाइल आपने क्या काम करना है? मैडम अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, अल्ट्रासाउंड कर लेंगे जिसमें लिवर के असाइटीज का देख लेंगे, लिवर मेटास्टैटिक मेट्स वर्क देख कप की लेंगे। बात करो? यस मैडम। अच्छा ठीक है, वो करवा ली। उसके साथ एक और काम और क्या करोगे? पेशेंट को आपने एक मेजर सर्जरी से गुजारना है। न्यूट्रिशनल स्टेटस मैडम उसका असेस करेंगे, वो एल्ब्यूमिन करवाएंगे। साथ ही हम क्या कर सकते हैं? फीडिंग जिनोस्टोमी बना के या एनजी पास करके उसकी फीडिंग स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन फिर कैसे पर स्टार्ट मैडम करेंगे? जी। मैडम फीडिंग जज करेंगे तो उसके लिए तो ये है कि हमें एक बार हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। आप फीडिंग जिजोनोस्टोमी लोकल तो में वो बना तो ये सकते भी हो। कह सकते हैं कि दो दो दफा आप सर्जरी करेंगे एग्जामिनर। सर्जरी की जरूरत ही नहीं है, आप फीडिंग जिजोनोस्टोमी लोकल में बना सकते हो। आप देखोगे अगर आपकी एनजी प्रोसीड करी है, आप एनजी के थ्रू उसको फीड करा लो, आप उसको टीपीएन पे डालो। प्लस आप उसको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि एंट्रल न्यूट्रिशन इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर पारेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। और प्री पाइलोरस इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर पोस्ट पाइलोरिक। क्योंकि हमने इसको स्टमक को एज अ कंड्यूट लेना, हम इसमें नहीं कर सकते। हम इसमें गेस्ट्रोस्टमी तो कर ही नहीं सकते। हम फीडिंग जिजोनोस्टोमी बना सकते हैं, वो हम लोकल में भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोकल में नहीं बनाना चाह रहे हो, आपका पेशेंट इतना खराब नहीं है कि आप एनजी प्रोसीड कर सकते हो, आप उसको एनजी फीडिंग पे डाल दोगे। एनजी फीडिंग के ऊपर आप उसको कैसे डालोगे? न्यूट्रिशन बिल्डअप आप उसको कैसे कराओगे और कितने टाइम के लिए कराओगे? मैडम 6 वीक्स। 2 वीक, एटलीस्ट ऑफ 2 वीक। लेकिन क्योंकि सीए का पेशेंट है ना, तो आपने उसको जल्दी बिल्डअप करवाना है। तो आप पारेंटल कॉम्प्लीमेंट करोगे विद पेरेंटल और एंटरल दोनों न्यूट्रिशन को। आप कम से कम उसको 2 वीक की न्यूट्रिशन दोगे, ठीक है। मिनिमम इज 2 वीक। 2 वीक्स ओके। 2 वीक का आपने ओके। न्यूट्रिशन देना है, साथ आप स्टेजिंग करोगे। पेशेंट अगर डिहाइड्रेटेड है, तो आपने उसको क्या करना है? आपने उसको, आपने उसी तरह पेशेंट को लेके जाना है कि आपके सामने पेशेंट पड़ा हुआ है। आप उसको उसका अगर बंद है, मतलब पाइलोरस बंद है, उसका इनटेक नहीं हो पा रही, वो डिहाइड्रेटेड, आपने क्या करना है? आईवी लाइन मेंटेन करनी है, आपने उसको रिहाइड्रेट कराना है, आपने उसको न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट करानी है। न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट कराते कराते साथ आपने क्या करना है? आपने उसकी स्टेजिंग करानी है। स्टेजिंग के लिए आप क्या करवाओगे? अब सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस विद आईवी कंट्रास्ट। हाँ, कंट्रास्ट इनहेंस, पूरी पूरा स्टेटमेंट आपने बोलना है। कंट्रास्ट इनहेंस सीटी करवाओगे चेस्ट एब्डोमेन एंड पेल्विस मेट्स को देखने के लिए, ठीक है। सीटी करवा ली, स्टेजिंग करा ली। स्टेजिंग में वो आपसे पूछेगा बेस्ट स्टेजिंग आपको लोकल स्टेजिंग कौन देगा? लोकल स्टेजिंग के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सी होगी? एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, जिसमें जो आपको तीनों लेयर देता है, ठीक है।
टी Yes, स्टेजिंग madam. के लिए जो आपसे पूछेगा दैट इज एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ठीक है। और अगर वो आपसे पूछता है कि अच्छा एसोफेगस का अगर लोअर एसोफेगस का कैंसर है या स्टमक का कैंसर है, तो उसमें एक चीज आपने और याद रखनी है कि आपने डायग्नोस्टिक लेप्रोटमी से पहले आपने एक चीज और क्या याद रखनी है कि आपने डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करानी है। Laparoscopy. हाँ जी, ताकि आप उसको अनड्यू लेप्रोटमी से बचा सको। क्यों? क्योंकि आपका जो सीटी है वो पेरिटोनियल मेट्स बहुत अच्छे नहीं पिक कर पाता। आपका सीटी जो है वो लिवर के मेट्स Yes. भी बहुत अच्छे पिक नहीं कर पाता। आपका जो लिवर के मेट्स है वो बेहतरीन कौन पिक करके देगा आपको? लेप्रोस्कोपी, और लेप्रोस्कोपिकली जो आप अल्ट्रासाउंड डालते हो वो आपको लिवर की मेट्स उठा के दे देता है, ठीक है। स्टेजिंग हो गई, Yes, sir. बिल्डअप हो गया, स्टेजिंग हो गई, बिल्डअप हो गया, आपको पता चल गया। अब आपके सामने जो है वो रख देंगे कि जी ये आपका वो है सीटी है, इसमें सीटी में जो आपका स्टेज बन रहा है वो स्टेज बता दो। अगर तो आपको लिम्फ नोड मिल गए तो आप लिम्फ नोड के हिसाब से देख लोगे। अगर आपको लिम्फ नोड नहीं मिलते, अगर आपके पास T1N1M0 है तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास T2N0M1 है फिर आप क्या करोगे? अगर मेटास्टैटिक है तो आप क्या करोगे? अगर नॉन मेटास्टैटिक है और सिर्फ लिम्फ नोड पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे? मैडम अगर लिम्फ नोड पॉजिटिव है तो सर्जरी करेंगे, और अगर मेटास्टेसिस है तो पैलिएटिव इंटेंट हो गया बेटा हमारा। आप सबसे पहले बोलोगे कि मैंने पैलिएटिव। स्टेजिंग कर ली है, स्टेजिंग करने के बाद मैं अपने पेशेंट को एमडीटी में डिस्कस करूंगी। ये वर्ड नहीं भूलना है। मैंने पेशेंट को कहाँ लेके जाना है? ओके मैडम। एमडीटी में लेके जाना है। क्या करना है? क्योंकि मेरा प्लान है कि मैं उसको न्यू अर्जेंट कीमोथेरेपी पे रखूंगी, ठीक है। आपने एमडीटी का वर्ड नहीं भूलना, आपने उसको बताना है कि मैं पेशेंट को न्यू अर्जेंट कीमोथेरेपी के ऊपर रखूंगी। और उसके बाद न्यू अर्जेंट कीमोथेरेपी, एमडीटी ने आपको बताया कि जी मैंने इसको न्यू अर्जेंट कीमोथेरेपी पे रखना है। अब व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान? अब आप क्या करोगे? फिर यहाँ पे हम एक चीज भूल जाते हैं कि मैं अपना प्लान अपने पेशेंट के साथ डिस्कस करूंगी और उसको उसके प्रोन्स एंड कॉन्स बताऊंगी, ठीक है। आप फैसला करने वाले नहीं हो। आपने पेशेंट को हर चीज पेशेंट को बताना है। सबसे पहले एक चीज जो आपने नहीं भूलनी कि मैंने एमडीटी में पेशेंट को डिस्कस करना है, एमडीटी ने फैसला कर लिया, उस फैसले को मैंने पेशेंट के साथ डिस्कस करना है। और उसके बाद जो पेशेंट को प्रोन्स एंड कॉन्स बता के उसको काउंसल करके विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट मैं प्रोसीड करूंगी टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट। अब आपके पास आ जाता है न्यू अर्जेंट। न्यू अर्जेंट में कीमोथेरेपी कौन सी आती है? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी मैडम इसमें ईसीएफ रिजीम हाँ जी, इसकी जो रिजीम है उसका नाम भी मैजिक रिजीम है। एक मैजिक रिजीम हमने एक और कहाँ पढ़ी है? स्टमक। स्टमक में। और यही मैजिक रिजीम आपकी जो है सीए एस्फेगस में भी आती है। इसमें आपके पास जो है प्लेटिनियम बेस्ड कीमोथेरेपी के आप उसको रिजीम देते हो, प्लस एमडीटी में वो ये भी पूछते हैं कि एमडीटी में आपके पास कौन कौन होगा। एमडीटी आपके पास जो अगर कैंसर के साथ आप डील करो तो उसके अंदर कौन कौन से स्पेशलिटी आप कवर करोगे? ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, हाँ, पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट। न्यूट्रिशन, साइकोलॉजिस्ट, पेशेंट की वेलबींग के लिए जो भी आपको डिपार्टमेंट मिलता है वो आप उठा लेते हो, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है? न्यू अर्जेंट कीमोथेरेपी दे दी। अब आपने पेशेंट को न्यू अर्जेंट कीमोथेरेपी दी है तो आप कितने टाइम के बाद उसकी सर्जरी करोगे? मैडम 3 to 4 weeks आए। 4 to 8 वीक्स नहीं ना, 3 to 4 weeks। एट मैंने भूल वीक के। 8 वीक का आपने गैप देना है। और आपने ये 8 वीक का क्यों गैप देना है? मैडम जितना बिफोर ये है कि इन्फ्लेमेशन होती है, सबसाइड होती है, और आफ्टर ये होता है कि फाइब्रोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, क्या क्या करने के लिए? एडिशंस और फाइब्रोसिस। दो चीजें आपसे वो पूछता है मैडम कि फर्स्ट तो ये था मैडम फर्स्ट में ये था कि अगर जैसे कीमोथेरेपी होती है उसके बाद इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो इसलिए अगर उसमें सर्जरी करते हैं तो वो डिफिकल्ट होता है हेमोस्टेसिस वगैरह सिक्योर करना, और एडिशंस बनते हैं। तो ये है कि अगर आपने आफ्टर ये 8 weeks तब भी हम बनते हैं इसलिए जब करते हैं कि 8 वीक से ज्यादा का गैप आ जाता है, तब आपकी जो फाइब्रोसिस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्कार में कन्वर्ट हो जाती है। तो 8 हफ्ते से ज्यादा गैप नहीं लेना। और 8 हफ्ते से पहले क्यों नहीं लेना? कि कीमो के जो साइड इफेक्ट होते हैं, पेशेंट जो है आपका एक स्टेट ऐसी स्टेट में होता है जो वल्नरेबल स्टेट होती है, उसमें अगर आप एनास्टोमोसिस करते हो तो उसके एनास्टोमोसिस के लीक होने के चांसेस ज्यादा है। एसोफेगस और कोलोन को ऑलमोस्ट साथ साथ कवर करते जाओ। कोलोन का भी यही सीन है कि उसमें भी आपने 8 वीक का गैप देना होता है। अगर 8 वीक से ज्यादा क्यों नहीं, 8 वीक से कम क्यों नहीं? एक तो पेशेंट कीमो के साइड इफेक्ट से नहीं निकला होता, एक तो उसको आपको प्लस कीमो का जो आपका जो टाइम है ना उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करने में और ट्यूमर का साइज रिग्रेस करने में उसको कम से कम जो है 8 वीक का टाइम लगेगा।
कि वो प्रॉपरली आपका साइज कम हो जाए, आपका पेशेंट जो है वो कीमो के साइड इफेक्ट से निकल जाए और आपका एडिमा सबसाइड हो जाए। लेकिन उस एडिमा को सबसाइड होते होते आपने उसको स्कार फॉर्मेशन नहीं करवानी। अगर आप स्कार फॉर्मेशन करवा दोगे, फाइब्रोसिस हो जाएगी, तो आपका जो डायसेक्शन है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 8 वीक से ज्यादा आपने डिले नहीं करना, और 4 to 8 वीक से पहले आपने सर्जरी नहीं करनी, क्योंकि अनॉस्टियोमोसिस का चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि अनॉस्टियोमोटिक लीकेज हो जाएगा। ठीक है। अब यस। सर्जरी, जब आप लॉन्ग केस में जाते हो ना, तो वो आपसे कोई एक सर्जरी के स्टेप्स भी पूछता है कि सर्जरी के स्टेप्स बता दो कि आप क्या करोगे। आपने पेशेंट को खोला हुआ है, अब आप क्या करोगे। एसोफेजेक्टमी के स्टेप्स। मैडम अपर मिडलाइन इंसिजन से अच्छा, लेप्रोटमी स्टार्ट। एसोफेजेक्टमी में ना पहले आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सा प्रोसीजर करना है। वो डिपेंड करेगा कि आपका जो जो ट्यूमर है वो उसकी लोकेशन कहाँ पे है और वो कितना बड़ा है। और आपने प्लस ये भी याद रखना है कि कहाँ कहाँ आपने पिलेटिव करना है। पिलेटिव का मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने जो श्वार्ट्ज का टेबल है, तो उसने बताया कि एज 75 से ज्यादा सीधा पिलेटिव पे जाओगे। ट्यूमर की लेंथ 8 सेंटीमीटर से बड़ी है, आपने, एसआरबी कहती है 8 सेंटीमीटर से बड़ी है, आपने पिलेटिव पे जाना है। श्वार्ट्ज कहती है 9 सेंटीमीटर से बड़ा, आपने पिलेटिव पे जाना है। तो आपने ये चीजें याद रखनी है। प्री ऑपरेटिव मेजरमेंट प्लस एक और चीज आपने यहाँ पे जो याद रखनी है ना, वो इनहेंस रिकवरी प्रोटोकॉल याद रखने हैं। वो आपसे पूछेगा कि आप पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करोगे, तो आपने स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन करना है, मैं इनहेंस रिकवरी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पेशेंट को प्रिपेयर करूंगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे पेशेंट आपको ना एक स्टार दे देगा कि यार इसको पता है। आपने न्यू एडजेंट देना है, आपको पता है कि आपने किस रिजीम पे जाना है। आप एमडीटी उठाओगे, आप पेशेंट को दोबारा जो है काउंसिल करोगे, पेशेंट से डिस्कस करूंगी, पेशेंट विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट ट्रीटमेंट लेके जाओगे। यहाँ पे आपको नंबर मिलते जाएंगे। ठीक है। और खुद सिर्फ सारी चीजें नहीं बतानी, एग्जामिनर को बताने देने। सिर्फ 15 से 20 मिनट की गेम होती है। आपके 15 मिनट जो है अगर अगर तो आपका एग्जामिनर जो है वो सीपीएसपी के पैटर्न पे के हिसाब से चलता है ना, तो दो एग्जामिनर बैठे होते हैं। एक आपका वाइवा सिर्फ आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे लेगा, एक आपका वाइवा सिर्फ आपका जो केस है उसके ऊपर लेगा। ठीक है। तो 15 मिनट में आपके पास 15 मिनट जो है बहुत कम होते हैं कि आप जो इसको अगर स्टेप वाइज लेके जाओगे ना, तो वो एंड में बहुत आखिर में आपके पास रिसेंट एडवांसेस तक जाएगा। ठीक है। आपने एग्जामिनर को बताने देना कि मैंने, वो आपसे पूछे और वो आप उसको बताओ। ठीक है। अब उसको एनहांस रिकवरी प्रोटोकॉल पे लेके जाओगे। आपको पता है कि उसमें 4 स्टेप्स हैं। आपने प्री ऑप उसको कैसे तैयार करना है, आपने कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करानी है, आप मिनिमल इन्वेसिव पे जाओगे, आप कोशिश करोगे कि आप उसको ओपन की बजाय हाइब्रिड पे कर लो। अगर आपने हाइब्रिड का नाम लिया तो आपसे पूछेगा हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड प्रोसीजर्स क्या होते हैं। चलो वो बताओ। नहीं पता मैडम। नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। हाइब्रिड प्रोसीजर वो होते हैं, अगर आप एक प्रोसीजर को मिनिमल इन्वेसिव से कर रहे हो और एक प्रोसीजर को आप ओपन के थ्रू कर रहे हो, तो इसको हम हाइब्रिड कहते हैं। जैसे कि एस्फेक्टेक्टमी में अगर हमने एब्डोमेन को प्रोसीड कर रहे हैं, एब्डोमिनल मतलब स्टमक को मोबिलाइजेशन कर रहे हो थ्रू लेप्रोस्कोपी, और हम जो चेस्ट है उसको हम खोल रहे हैं थ्रू थोरेकोटमी, तो ये क्या है, ये हाइब्रिड प्रोसीजर है। और अगर हम इसका उल्टा करते हैं कि हम थोरेक्स को वास्ट के थ्रू कर रहे हैं और एब्डोमेन को हम ओपन कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये हाइब्रिड प्रोसीजर है कि हम दोनों काम कर रहे हैं, एक को ओपन कर रहे हैं और एक को मिनिमल इन्वेसिव के साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप जितना मिनिमल इन्वेसिव जा सको। उसके बाद प्री ऑपरेटिव आप कैसे जाओगे, आपने पेशेंट को एनजी उसी टाइम आउट कर देनी है। नेक्स्ट डे पे आप एनजी आउट कर दोगे, कैथेटर एज सुन एज पॉसिबल आउट कर दोगे। आपने उसको पेन फ्री रखना है, आपने उसको कार्बोहाइड्रेट लोडिंग स्टार्ट करवा देनी है। तो इराज को आपने याद रखना है कि जहां जहां आपको लगे ना कि आपको कोई चीज जिसपे ग्रिप है और वो आपको फायदा देगी, आपने वो वर्ड यूज करना है। ठीक है। ऐसे फिजेक्टमी के वो आपसे स्टेप्स पूछेगा, फिजेक्टमी के स्टेप्स मैंने बुक में भी बताए हुए हैं। जो रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे उसमें भी मैं आपको स्टेप्स और न्यूट्रिशन ये दोनों चीजें पढ़ा दूंगी। ठीक है। और उसके अलावा उसके बाद वो आपसे क्या पूछेगा, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट एग्जामिनर को ऐसे ही लेके जाना है कि ये पेशेंट आया है, इसको मैं, अच्छा अब हम लोग कहाँ पे थे, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आपसे पूछेगा। सीएस फिगर से एस्फेक्टेक्टमी आपने की है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। वुंड इन्फेक्शन लीकेज। सीए एस्फेक्टेक्टमी आपने किया ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो आपने रखनी है ना, वो कार्डिक और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रखनी है आपने। कार्डिक कॉम्प्लिकेशन क्यों होंगी आपका, मैडम आपका जो, हाँ जी, मैडम लॉन्ग लॉन्ग सर्जरी का ड्यूरेशन है इसकी। लॉन्ग किसकी वजह से, लॉन्ग सर्जरी ड्यूरेशन है और फिर नहीं आपका जो स्टमक था वो पहले कहाँ पे पड़ा हुआ था, एब्डोमिनल कैविटी में। अब आपका स्टमक कहाँ पे पड़ा है, मीडियास्टाइनम में। किसके पीछे, हार्ट के पीछे। जब वो खाना खाएगा, जब कुछ उसका स्टमक डायलेट होगा, तो वो किसको इरिटेट करेगा, कार्डिक इरिटेशन करेगा वो, और कार्डिक एरिथमियाज में जाएगा वो। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो आपकी रेस्पिरेटरी और कार्डिक है। ठीक है। ये दो चीज आपने नहीं भूलनी। कार्डिक कॉम्प्लिकेशनों की, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशनों की, बाकी वो सारी वही कॉम्प्लिकेशन है। वुंड इन्फेक्शन है, इसका दोबारा बताइए ना आवाज।
आवाज नहीं आ रही? मैडम आवाज ठीक आ रही है? अच्छा। नहीं मैडम। अच्छा, आप जब आपने एसोफेजेक्टमी की है ना, तो आपने जो दो कॉम्प्लिकेशन याद रखनी है, वो कौन सी दो कॉम्प्लिकेशन है? कार्डिक और एस्पायरेटरी है। कार्डिक कॉम्प्लिकेशन क्यों याद रखनी है आपने? आपका पहले स्टमक कहाँ पे पड़ा हुआ था? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। अब आपका स्टमक जो जो आपने नई एसोफेगस बनाई है, जो आपने कंड्यूट बनाई है, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? थोरेसिक कैविटी में। किसके पीछे? पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में। आगे क्या पड़ा हुआ है? हार्ट पड़ा हुआ है। जब जब भी आपका स्टमक डायलेट होगा, वो किसको इरिटेट करेगा? वो कार्डिक को इरिटेट करेगा, वो कार्डिक स्टिमुलेशन देगा, और पेशेंट जो है किस में जाएगा? एफib में जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है वो आपने याद कौन सी रखनी है? कि आपके पास कार्डिक कॉम्प्लिकेशन होगी और एस्पायरेटरी। बाकी फिर वही कॉम्प्लिकेशन है, वूंड इन्फेक्शन है, सिरोमा है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इंजरी है, काइलस है। काइलस का भी आपने याद रखना है कि इसको आपने डिवाइड करना है लो आउटपुट में और हाई आउटपुट में। वो जो आपके पास टेबल बना हुआ है, आपने उसको देखना है। 1.500 से 1 लीटर तक है, वो लो आउटपुट है। 1 लीटर से ज्यादा है, हाई आउटपुट है। लास्ट में आपके पास क्या रिजल्ट आ जाता है? कि आपको इसको एंजियोएम्बोलाइजेशन करनी पड़ती है। और कुछ सर्जन क्या करते हैं, इसको प्रोफाइलेक्टिकली जो आपका ये डक्ट है, इसको आप लाइगेट भी कर देते हो। अगर आप प्रोफाइलेक्टिक नहीं करते, तो फिर आपको बाद में जो है इसको एंजियोएम्बोलाइजेशन करनी पड़ती है। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो गई। आपसे अगर आपका वो लगेगा, केस लगेगा सी एस्पेगस का, तो वो आपसे न्यूट्रिशन जरूर पूछेंगे, वो आपसे एस्पेक्टमी के स्टेप्स जरूर पूछेंगे। ठीक है, ये जो आपका रिकॉर्डेड वाला जो सेशन है ना, उसमें मैं आपको न्यूट्रिशन भी पढ़ा दूंगी, और उसमें मैं आपको एस्पेक्टमी के स्टेप्स भी पढ़ा दूंगी। इसके बाद लास्ट में वो आपसे जो एक क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है कि आप इस पेशेंट को फॉलो अप कैसे कराओगे? सी एस्पेगस को आप कैसे फॉलो अप कराते हो? मैडम क्लिनिकल एग्जामिनेशन 3 मंथ्स के बाद, हम्म। और एंडोस्कोपी ईयरली, एनुअली और एंडोस्कोपी 6 मंथ पे सीटी स्कैन है। और सीटी स्कैन की सीटी कौन से? 6 मंथ पे सीटी स्कैन है, और अब वो एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, और 1 ईयर पे एंडोस्कोपी। हाँ जी, लेकिन आप ऐसे नहीं बोलोगे ना कि आप सीटी कराओगे, आप एंडोस्कोपी कराओगे। अपर जीआई एंडोस्कोपी, कंट्रास्ट इनहैंस सीटी ऑफ चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस। अगर उसने आपको 1 नंबर देना होगा, वो आपको 0.5 नंबर देगा, कि आप जब उसको बोलोगे कि सर मैं सीटी करवाऊंगी। कौन सा सीटी? कहाँ का सीटी? कंट्रास्ट इनहैंस सीटी ऑफ एब्डोमेन, पेल्विस और चेस्ट। ठीक है, लाइन कंप्लीट करनी है। एग्जामिनर को एक चीज नहीं छोड़नी है कि मैंने एक चीज भी छोड़नी है, आपने उसको एक ही चीज बतानी है कि मैंने ये करना है। रिसेंट एडवांसेस सी एस फेगस में। एंडोस्कोपी होती है, उसमें ईएमआर आएगा, एंडोस्कोपिक म्यूकोजल डिसेक्शन, और ईएसडी होता है, एंडोस्कोपिक सब म्यूकोजल डिसेक्शन करते हैं। हम्म। और क्रोमो एंडोस्कोपी, ये जो के क्रोमो कलर्स एंडोस्कोपी का वो के आपसे वो। जरूर पूछेगा, और नैरो बैंड इमेजिंग का भी आपसे जरूर पूछेगा। नैरो बैंड इमेजिंग, ईएसटी, ईएमआर। ईएसटी ईएमआर की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? कौन सा ज्यादा टेक्निकल है और कौन सा वाला अच्छा है? जो एंडोस्कोपिक सब म्यूकोजल डायसेक्शन है ना, वो टेक्निकली थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है, लेकिन वो आपको बहुत अच्छा मार्जिन दे देता है। और आप मोर देन 2 सेंटीमीटर से बड़े अगर लीजन होती है आपके पास, तो आप ये उठा लेते हो। इसका ड्रॉबैक है कि इसमें परफोरेशन के चांसेस ज्यादा है। दूसरा, इसका एक और मसला क्या होता है? स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन हो जाती है। स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन को हम कैसे बचा सकते हैं? हम इसको स्टेरॉइड दे सकते हैं, तो स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन जो है इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आपके पास और क्या चीजें हो सकती है? नैरो बैंड इमेजिंग होगी, क्रोमो एंडोस्कोपी आपने बतानी है, आप डायोड कर सकते हो, आप नैरो बैंड इमेजिंग कर सकते हो, आप इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी रिसेंट एडवांसेस में इसमें यही आता है। बाकी इम्यून थेरेपी आ गई है, वो अब उस पर ट्रायल चल रहे हैं। ये आपका जो सी एस वजह से, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? कि आपका पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करता है, आपका पेशेंट एंड किस पे करेगा, और आप फॉलो अप कैसे करोगे। और एग्जामिनर आपको यहीं से स्टार्ट करके यहीं पे लेके जाएगा, अनलेस एंड अनटिल आपने उसको कहीं पे ऑफेंड नहीं कर दिया और आपने उसको न्यूट्रिशन में फंसा दिया, तो वो आपको न्यूट्रिशन पे ही फंसाए रखेगा, तो आपका वाइवा न्यूट्रिशन से ही आगे नहीं जाएगा। न्यूट्रिशन मेरी नेक्स्ट वाली जो बुक है उसमें भी आएगा, और ये जो रिकॉर्डेड वाला होगा ना, उसमें मैं आपको न्यूट्रिशन पढ़ा भी दूंगी। वो आपसे पूछते हैं कि आप एज अ कंसल्टेंट जनरल सर्जन वार्ड में राउंड कर रहे हो, आपका पीजी खड़ा है, आप उसको बताओ कि आप इसको कैसे डाइट कैसे स्टार्ट करोगे। मतलब वो आपसे बहुत प्रैक्टिकल बातें पूछते हैं कि आप इसको फीड कैसे देना स्टार्ट करोगे। आज आपका पहला दिन है एज अ कंसल्टेंट जनरल सर्जन, आप इसको फीड कैसे दोगे? आप कैसे दोगे इसको फीड? मैडम आप एनजी से स्टार्ट करेंगे, एनजी फिर स्टार्ट करेंगे, एंटर न्यूट्रिशन। हाँ, एंट्रल न्यूट्रिशन पे आप कैसे स्टार्ट करोगे? आप फीड बनाओगे कैसे? आप उसको कैसे दोगे? मतलब आप अपने रेजिडेंट को क्या बोलोगे कि इसको क्या करो, क्या दो?
किस तरह बनाओ, कितने कितने पानी में बनाना है, कितने स्कूप डालने हैं और किस तरह उसको देना है, आपका पेशेंट की पोजीशन किस तरह होनी चाहिए, आप उसको, आपका जो आपने एनजी डाली है या आपने जो फीडिंग जिनोस्टमी डाली है वो ठीक प्लेस के ऊपर है भी या नहीं, या ऊपर से आप फीड डालते जा रहे हो, ये सारी एक एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राउंड पे आए हो, आप उसको क्या बोलोगे, कि आप उसको क्या कमांड दोगे कि जी मुझे फीडिंग स्टार्ट करनी है, आप क्या करोगे? मैडम इसमें इंश्योर पाउडर आते हैं वो जो कि प्रोटीन होते हैं उसमें, अभी मैडम ये टेक्निक को नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, ये मैं आपको सारा उसमें समझा दूंगी कि आपने कैसे स्टार्ट करना है। आपने पेशेंट को 45 डिग्री पे बिठाना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले फीड स्टार्ट नहीं करानी होती, आपने सबसे पहले सलाइन को रश करना होता है, ठीक है। आप 250 ml या 60 cc की जो सिरिंज है उससे आप सेलाइन वॉश करते हो, आप सेलाइन वॉश करने के बाद पेशेंट को देखते हो कि उसको एब्डोमिनल पेन, कोई ब्लॉटिंग, कोई फ्लूइड जो है वो वापस तो नहीं आ रहा। ये सारी चीजें देखने के बाद जो आपको पता होता है कि आपकी जो ट्यूब है वो इन प्लेस है, उसके बाद आप फीड देना स्टार्ट करते हो। और फीड किस तरह देनी है, कंटिन्यूस पैटर्न में देनी है, बोलस के पैटर्न में देनी है, ये सारी चीजें जो मैं आपको जो रिकॉर्डिंग वाला जो एसोफेगस वाला रिकॉर्डिंग होगी ना, मैं उसमें आपको पढ़ा दूंगी और वो फिर आपके पास रहेगा भी, वो आप देख लेना। और दूसरा ये कि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी उस बुक में भी आ जाएगा, आपने कैलोरिक रिक्वायरमेंट कैसे लेनी है, आपने एक्टिविटी फैक्टर, इंजरी फैक्टर कैसे लेना है, आप उसको रिक्वायरमेंट पूरी कैसे करोगे, आप उसको किस तरह दोगे, आप वीन ऑफ कैसे करोगे, और अगर आप टीपीएन पे हो तो उसको वीन ऑफ ऑफ कैसे करोगे, रीफीडिंग सिंड्रोम क्या होता है, अगर तो एसोफेगस लगा ना, तो ये न्यूट्रिशन को डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलोन के कैंसर पे न्यूट्रिशन को डील करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको सी एसोफेगस के लिए न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैडम ये जो हमें कीटन और आइडोलेजिस है और बीपी की टाइप्स हैं, क्या चीजें? मैडम ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। क्या बता दूं? मैडम ये जो कॉटमी की टाइप्स हैं जिसमें ये करते हैं आइडोलेजिस, हाँ मैडम तो ये जितना उसकी प्रॉक्सिमल टाइप हेल्थ में है आपको इसमें बताऊंगी, मैंने आपको मीडियम बताया है, कि आइडोलेजिस है मैडम। हाँ इनके सारों के स्टेप्स कैसे कैसे आपने लेके चलना है, स्टमक में आपने क्या क्या काम करना है, अगर आपने एब्डोमेन खोला और उसमें आपने क्या काम करना है, थॉरेक्स में आपने क्या क्या काम करना है, ये सारे स्टेप वाइज मैं आपको रिकॉर्ड करके ये भेज दूंगी, ठीक है, ये आपके पास होंगे स्टेप वाइज। आइवर ठीक है लुइस, मैडम, थैंक यू वैक्यूम मैम। और ये सारी चीजें, ठीक है। आज का आपका टॉपिक खत्म हो गया, अगर आप आज आ जाते, आप लोगों में से कोई आ जाता, मैं आपको एग्जामिनेशन आप खुद भी कर लेते और फिर मैं आपको खुद करवा भी देती, मतलब एज इन खुद करवा देती कि आपने, अगर मैं खड़ी हूँ तो मैंने आपको किस तरह लेके चलना है, ठीक है। कि आप, अगर आपका एग्जामिन केस चल रहा है, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो, तो 10 मिनट में आपने अपनी एग्जामिनेशन कैसे खत्म करनी है, एक एक चीज आपको मिल जाती। लेकिन अभी अगर आप लोग आओगे तो फिर मतलब आपको पहले परफॉर्म कराऊंगी कि आप देख लो कि आपने किस तरह परफॉर्म करना है, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स है और फिर उसको किस किस तरह आपने ठीक करना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो होगा उस पर मैं आपको पेशेंट पे करवा दूंगी, ठीक है। आज के लिए बस ये सी एस का टॉपिक आपका खत्म हो गया। ओके, थैंक यू मैडम। कोई क्वेश्चन है? मैडम ओके। कोई आपका इससे रिलेटेड या कोई और भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप पे जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। यस मैडम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैडम।